सी प्लस प्लस के आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स। ये तीनों अलग अलग टॉपिक हैं। वेरिएबल्स एक टॉपिक है, डेटा टाइप्स एक दूसरा टॉपिक है और ऑपरेटर्स एक तीसरा टॉपिक है। ठीक है, तो ये तीनों हम लोग आज ही के दिन पढ़ने जा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो आज का लेक्चर होगा वो लंबा होने जा रहा है। ठीक है, ये जो तीनों टॉपिक हैं, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स, ये तीनों सी प्लस प्लस के बेसिक टॉपिक्स हैं। ठीक है, सी प्लस प्लस के बेसिक टॉपिक्स में और भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग जल्दी जल्दी बेसिक्स खत्म करते हैं ताकि हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो सी प्लस प्लस का मेन पार्ट है, वो पढ़ें। ठीक है, लेकिन बिना बेसिक्स के आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझ नहीं पाइएगा, इसलिए बेसिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक्स में हम लोग शुरू करते हैं आज वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले हम लोग वेरिएबल्स पढ़ेंगे। वेरिएबल्स में हम लोग ये पढ़ेंगे कि वेरिएबल का ज़रूरत क्यों पड़ा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि वेरिएबल का ज़रूरत क्यों पड़ा। तो आइए पहले वो देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं कि वेरिएबल का नीड क्यों पड़ा। ठीक है, वेरिएबल्स टॉपिक में पहला चीज़ क्या है, वेरिएबल का नीड क्या है, वेरिएबल का ज़रूरत क्या है। उसके पहले अभी तक आपने जो सी प्लस प्लस में पढ़ा है उसका एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। उससे क्या है, थोड़ा आपको समझ में आएगा अच्छे से वेरिएबल। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, पिछले लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा। हमने सीखा कि सी प्लस प्लस में एक प्रोग्राम लिखो जो कि कोई मैसेज डिस्प्ले करे। मैसेज यानी कि कोई स्टेटमेंट प्रिंट करके दिखाए। सी प्लस प्लस में एक प्रोग्राम लिखो जो कि एक स्टेटमेंट प्रिंट करके दिखाए। स्टेटमेंट बोल लीजिए, मैसेज बोल लीजिए, मैसेज प्रिंट करके दिखाए। जैसे कि एक मैसेज है, माई नेम इज नीतीश, इसको प्रिंट करके दिखाए, इसके लिए प्रोग्राम लिखो। ठीक है, एक प्रोग्राम लिखो जो कि प्रिंट करके दिखाए माई नेम इज नीतीश। तो उसके लिए क्या करना है, प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि सी प्लस प्लस का कोई भी प्रोग्राम आप लिखिए, उसमें आपको ये पहला लाइन डालना होगा, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ठीक है, फिर ये दूसरा लाइन भी डालना होगा, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। फिर यहाँ से शुरू हो गया अपना प्रोग्राम। प्रोग्राम में पहला चीज़ क्या है, इंट मेन फंक्शन। ये फंक्शन है मेन फंक्शन, यहाँ से अपना प्रोग्राम शुरू हो गया। और मेन फंक्शन शुरू होता है ओपन ब्रेसेस से और ख़त्म होता है क्लोज ब्रेसेस से। और क्लोज ब्रेसेस के जस्ट पहले, यानी इस ब्रेसेस का जो आखिरी लाइन होगा वो होगा रिटर्न 0। तो देखिए, आप सी प्लस प्लस का कोई भी प्रोग्राम लिखिए, इतना फिक्स है, इतना आपको करना ही होगा। लाइन 1, लाइन 2, फिर ये वाला। ठीक है, ओपन ब्रेसेस, क्लोज ब्रेसेस और ये रिटर्न 0, इतना तो फिक्स है। ये आपका स्केलेटन है, टेम्पलेट है। सी प्लस प्लस का कोई भी प्रोग्राम लिखिए, इतना चीज़ आपको लिखना ही लिखना है। क्या क्या लिखना है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, इंट मेन, ओपन ब्रेसेस, क्लोज ब्रेसेस और उसके जस्ट पहले रिटर्न 0। अब जो आप लॉजिक लिखिएगा, आप जो प्रोग्राम लिखिएगा वो लिखिएगा इस ओपन ब्रेसेस और क्लोज ब्रेसेस के बीच में। ठीक है, तो हमको क्या लिखना है, प्रोग्राम हमारा क्या है, क्या लिखने के लिए बोला गया है, एक मैसेज प्रिंट करो, माई नेम इज नीतीश। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी चीज़ प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा सी आउट। ये भी याद कर लीजिए, कोई भी चीज़ प्रिंट करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, लिखिए सी आउट। उसके बाद लिखिए इंसर्शन ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद जो भी आपको प्रिंट करना है वो डबल कोट के अंदर डाल दीजिए, माई नेम इज नीतीश। और लास्ट में ये सेमी कॉलन। प्रोग्राम जो आप लिखते हैं, जब भी एक स्टेटमेंट खत्म होता है तो हमको लिखना होता है सेमी कॉलन। जैसे इंग्लिश आप लिखते हैं तो जब भी एक सेंटेंस खत्म होता है तो क्या है, लिखते हैं, एक डॉट लिख देते हैं, फुल स्टॉप। उसी तरह से सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में जब भी एक स्टेटमेंट खत्म होगा तो आपको डालना होगा सेमी कॉलन। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको अपने प्रोग्राम में ये भी लिखना है, माई फोन नंबर इज 000 समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो क्या करना होगा आपको, लिखिए फिर से सी आउट, इंसर्शन ऑपरेटर, माई फोन नंबर इज 000। तो जब ये प्रोग्राम आप रन कीजिएगा तो ये दो लाइन प्रिंट होके आएगा, माई नेम इज नीतीश, माई फोन नंबर इज 000। ठीक है, तो कोई भी
लाइन को प्रिंट करने के लिए, कोई भी मैसेज को प्रिंट करने के लिए मैंने आपको प्रोग्राम लिखना सिखा दिया, ठीक है। अब जो है वेरिएबल का जरूरत क्यों पड़ा वो समझिए। ये तो मैंने लिख दिया माई नेम इज नीतीश, ठीक है, माई फ़ोन नंबर इज दिस। मान लीजिए कि आपके प्रोग्राम में आपको यूजर से पूछना है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा फ़ोन नंबर क्या है, तो कैसे प्रोग्राम लिखा जाएगा। यहाँ पे आप यूजर से पूछेंगे और यूजर बताएगा आपको, ये प्रोग्राम कैसे लिखा जाएगा। कंफ्यूज मत होइए, समझिए। जैसे आपने फेसबुक का अकाउंट बनाया होगा, फेसबुक का अकाउंट बनाया है ना, या फिर जीमेल का अकाउंट, ईमेल एड्रेस बनाते हैं, जब आप इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाते हैं, तो जब पहली बार आप अकाउंट बनाते हैं तो आपको वो लोग पूछते हैं ना, इंटर योर नेम, इंटर योर नेम। तो आप क्या करते हैं, कीबोर्ड से अपना नाम डाल देते हैं, फिर वो पूछते हैं एंटर योर फ़ोन नंबर, कहते हैं ना, तो फिर आप कीबोर्ड से अपना फ़ोन नंबर डाल देते हैं। तो उसी तरह से आपके प्रोग्राम में भी अगर आपको पूछना है यूजर से, जो प्रोग्राम रन करेगा, ध्यान दीजिए यहाँ यूजर भी आप ही हैं, है ना, प्रोग्राम आप लिख रहे हैं, रन करके देख भी आप ही रहे हैं, तो यूजर भी आप ही हैं और प्रोग्राम लिखने वाले भी आप ही हैं, ठीक है। तो अगर आपको अपने प्रोग्राम में यूजर से एंट्री करवाना है नाम, फ़ोन नंबर, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। अगर आपको यूजर से फ़ोन नंबर एंट्री करवाना है, नेम एंट्री करवाना है, अपने प्रोग्राम में फ़ोन नंबर एंट्री करवाना है, नेम एंट्री करवाना है यूजर से, तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम लोग अभी 3 चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। वेरिएबल्स पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे सी इन ऑपरेटर, ठीक है, और उसके बाद पढ़ेंगे डेटा टाइप्स। इन तीनों के मदद से आप यूजर से अपने प्रोग्राम में उसका नाम पूछ सकते हैं, उसका फ़ोन नंबर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग वो चीज़ देखते हैं। तो वेरिएबल्स का ज़रूरत क्यों पड़ा, आपको समझ में आ रहा है। अब मैं आपको और अच्छे से बताने जा रहा हूँ। तो बात ये है कि जब आप यूजर से पूछेंगे कि एंटर योर नेम, एंटर योर नेम, और यूजर ने कीबोर्ड से एंटर कर दिया अपना नाम राम, ठीक है। जब आपने यूजर से पूछा एंटर योर फ़ोन नंबर, ठीक है, तो यूजर ने एंटर कर दिया 888000, ठीक है। अब जब राम एंटर किया कीबोर्ड से, फ़ोन नंबर एंटर किया कीबोर्ड से, तो ये कहाँ जाएगा, ये राम और फ़ोन नंबर कीबोर्ड से आपके प्रोग्राम में कहाँ जाएगा, सोचिए। तभी पिक्चर में आया वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल जो है आपके प्रोग्राम में एक स्टोरेज की तरह काम करता है। स्टोरेज क्या हुआ समझिए। स्टोरेज ये हुआ कि जब आपका प्रोग्राम रन किया, जब आपने प्रोग्राम लिखा ये वाला है ना, और ये रन किया, तो रन किया तो क्या होता है, कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है, कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है, कौन सा मेमोरी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, सुना होगा, फ़ोन में 2 GB 6 GB का रैम आजकल आ रहा है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम जब आप रन करते हैं अपने कंप्यूटर पे, तो ये प्रोग्राम रैम में लोड होता है, ठीक है, ये प्रोग्राम रैम में लोड होता है। ये प्रोग्राम जो है आपके मेमोरी में कुछ जगह लेता है, ठीक है। तो आप समझ गए ना, जब आप प्रोग्राम रन कीजिएगा, अपना प्रोग्राम लिख के जब आप रन कीजिएगा, तो क्या होगा, वो रैंडम एक्सेस मेमोरी में जाके स्टोर हो जाएगा, थोड़ा सा जगह ले लेगा वो प्रोग्राम, प्रोग्राम का जैसा साइज होगा उस हिसाब से वो रैम में जगह ले लेगा, और यही एरिया जो हो गया इसको बोलते हैं स्टोरेज। तो इतना बड़ा स्टोरेज ले लिया प्रोग्राम ने, ठीक है। अब देखिए, जब आपके प्रोग्राम के मदद से यूजर से आप पूछेंगे एंटर योर नेम, तो वो कीबोर्ड के मदद से एंटर कर देगा राम। तो ये राम कहाँ जाके स्टोर होगा, सेव कहाँ होगा, इसी स्टोरेज में कहीं जाके सेव हो जाएगा राम। फ़ोन नंबर मांग लिया आपने, तो कैसे सेव होगा, इसी स्टोरेज में जाके कहीं सेव हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपने जो राम एंटर किया कीबोर्ड से, फ़ोन नंबर एंटर किया कीबोर्ड से, वो इसी स्टोरेज एरिया में जाके जमा हो रहा है, राम फ़ोन नंबर जमा हो रहा है, ठीक है। तो आप एक चीज़ देख सकते हैं कि आपका पूरा प्रोग्राम लोड हो गया रैम में, और उसने कुछ इतना मेमोरी ले लिया। अब उसमें राम
ये छोटा सा जगह ले लिया, फ़ोन नंबर ये छोटा सा जगह ले लिया। तो ये जो छोटा सा जगह है ना राम के लिए, फ़ोन नंबर के लिए, इन छोटे छोटे जगहों का भी नाम होता है और उसी नाम को बोलते हैं वेरिएबल। उसी नाम को बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का नाम क्या हो सकता है? कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये जो राम जहाँ पे हैं, ये वाला ब्लॉक, इसको हम नाम देते हैं एक्स, ठीक है। फिर ये फ़ोन नंबर जहाँ पे है इसको बोलते हैं वाई। तो एक्स और वाई क्या है? एक्स और वाई वेरिएबल है। एक्स और वाई क्या है? वेरिएबल है। इतना समझ में आ गया आपको? वेरिएबल क्या हुआ? ये जो आपका रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें एक छोटा सा स्टोरेज ब्लॉक, छोटा सा स्टोरेज ब्लॉक, ये हो गया वेरिएबल। और इस ब्लॉक का जो नाम हो जाएगा, जैसे कि एक्स, वाई, ये हो गया वेरिएबल का नाम, ठीक है। ये वेरिएबल का नाम हो गया। तो एक्स वेरिएबल के अंदर कौन है? राम। वाई वेरिएबल के अंदर क्या है? फ़ोन नंबर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कुछ बातें, ठीक है। कुछ बातें हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग ये पूरा वेरिएबल वगैरह कैसे प्रोग्राम में करेंगे सब मैं आपको बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब देखिए कुछ बातें आप ध्यान से, क्या ध्यान देना है, ये देखिए, राम, श्याम, ठीक है, गीता। फिर देखिए आप 898400, 797500, 865400। तो ये देखिए ये सब क्या है? नेम है ना। ये क्या है? फ़ोन नंबर है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि आपके नाम का पहला अल्फ़ाबेट क्या है, तो मेरे नाम का पहला अल्फ़ाबेट है एन। आपका क्या हो सकता है? आर, किसी का हो सकता है पी, किसी का सी, किसी का टी। तो ये देखिए, ठीक है, ये हर किसी के नाम का पहला अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो एक चीज़ देखिए, आप एक चीज़ देखिए ध्यान से कि राम, श्याम, गीता, ये सब क्या हैं? नाम है। 898400, 797500, 86800, ये सब क्या है? फ़ोन नंबर। और ये सब क्या है? हर किसी के नाम का पहला अक्षर, पहला अल्फ़ाबेट। तो इसमें एक चीज़ देखिए कि ये सब है क्या? ये सब डेटा है। कोई पूछता है ना आपका नाम क्या है? डेटा है। आपका फ़ोन नंबर क्या है? वो भी डेटा है। आपका एड्रेस क्या है? वो भी डेटा है। आपके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन एक डेटा है, समझ रहे हैं? तो ये सब डेटा है। राम, श्याम, गीता, 898400, 797500, NRPCT, ये सब के सब डेटा हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान से देखिए कि राम, श्याम, गीता, ये सब एक जैसे डेटा हैं। ये सारे फ़ोन नंबर ये एक जैसे डेटा हैं। ये सारे एक एक अल्फ़ाबेट ये एक जैसे डेटा हैं। समझ में आ रहा है? सब डेटा हैं, पर डेटा में भी अलग अलग तरह के डेटा हैं। तो ये जो डेटा है, फ़ोन नंबर का डेटा, ये एक ग्रुप हो गया, एक तरह के डेटा। ये अल्फ़ाबेट का डेटा ये एक तरह का डेटा, और ये नाम का डेटा ये एक तरह का डेटा। इस तरह से समझिए, जैसे कि आप देखिए कि लायन हो गया, है ना, फिर आपका ये टाइगर हो गया, है ना, फिर देखिए काव हो गया, उसके बाद डॉग हो गया, सब हैं एनिमल। लेकिन लायन और टाइगर ये सब क्या है? वाइल्ड एनिमल। समझ गए? कॉ एंड डॉग ये क्या है? डोमेस्टिक एनिमल। हैं तो सब एनिमल, लेकिन लायन और टाइगर एक टाइप के हैं, कॉ एंड डॉग एक टाइप के हैं। तो उसी तरह से ये सब हैं डेटा, लेकिन इनके टाइप अलग अलग हैं। तो क्या टाइप है मैं आपको बताता हूँ। ये जो फ़ोन नंबर सब होते हैं ना, नंबर, कोई भी नंबर, तो इसको बोलते हैं इंटीजर डेटा टाइप, ठीक है, इंटीजर डेटा टाइप। ये जो एक एक अल्फ़ाबेट हो गया ना, इसको बोलते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप, ठीक है। ये जो आपके नाम हो गए, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप। समझ में आ रहा है आपको? तो आप दो चीज़ पढ़ लिए। क्या पढ़े? एक तो वेरिएबल और दूसरा डेटा टाइप। डेटा टाइप मैं आपको डिटेल में और अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। ये अभी आपको मैं समझाने के लिए बताया, 3 डेटा टाइप, इंटीजर, कैरेक्टर और स्ट्रिंग, ठीक है। ये 3 तरह, अलग अलग तरह के डेटा टाइप मैंने आपको बता दिया। अब देखिए,
तो अभी तक आपने वेरिएबल्स पढ़ लिया, डेटा टाइप्स पढ़ लिया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि आप अपने प्रोग्राम में एंटर योर नेम कैसे पूछेंगे, ठीक है, फिर एंटर योर फोन नंबर कैसे पूछेंगे, उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। वो चीज़ देख लेंगे, फिर हम लोग वेरिएबल और डेटा टाइप्स को और डिटेल में पढ़ेंगे। वेरिएबल्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, और हम लोग पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स का नाम कैसे करते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया कि कोई भी अल्फ़ाबेट नाम हो सकता है, जैसे राम जिस वेरिएबल में है उनका नाम है एक्स, फ़ोन नंबर है जिस वेरिएबल में उसका नाम है वाई, ठीक है। तो उसी तरह से और क्या क्या हो सकते हैं वेरिएबल के नाम, वो सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वो सब हम लोग देखने वाले हैं आज, है ना। और डेटा टाइप्स और क्या क्या होते हैं हमने आपको बता दिया, इंटीजर हुए, कैरेक्टर हुए, स्ट्रिंग हुए, और क्या क्या होते हैं, और होते हैं फ्लोट होते हैं, डबल होते हैं, वो सब भी हम लोग देखेंगे, बुलियन होते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे आज, ठीक है। तो अभी मैंने एक बेसिक आइडिया आपको दे दिया, कि वेरिएबल क्या होता है और डेटा टाइप क्या होता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि आप अपने प्रोग्राम में यूजर से नाम कैसे एंटर करवाएंगे, यूजर से फ़ोन नंबर कैसे एंटर करवाएंगे, ये सब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो एक प्रोग्राम लिख के हम लोग ये चीज़ आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग एक प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं। वो प्रोग्राम क्या करेगा, यूजर से पूछेगा एंटर योर नेम, एंटर योर फोन नंबर और एंटर फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ योर नेम, मतलब अपना नाम एंटर करो, अपना फ़ोन नंबर एंटर करो और अपने नाम का पहला कैरेक्टर एंटर करो, ठीक है। तो हम लोग एक प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं। देखिए उसमें क्या क्या करना होगा। हर बार की तरह इस बार भी पहला लाइन तो आपको लिखना ही होगा, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, ठीक है। दूसरा लाइन यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। तीसरा लाइन इंट मेन फंक्शन आपको लिखना होगा। मेन फंक्शन शुरू होगा ओपन ब्रेसेस से, बंद होगा क्लोज ब्रेसेस से, और आखिरी लाइन होगा रिटर्न 0। तो इतना चीज़ तो फिक्स है, हमारे प्रोग्राम में हमेशा फिक्स है। अब आई नई चीज़ें। हमारा प्रोग्राम क्या है, क्या करना है हमको यूजर से पूछना है एंटर योर नेम, और यूजर एंटर करेगा कीबोर्ड के मदद से अपना नाम। दूसरा पूछना है एंटर योर फोन नंबर, यूजर से फ़ोन नंबर पूछिएगा और यूजर कीबोर्ड के मदद से अपना फ़ोन नंबर डालेगा। तीसरा चीज़ पूछिएगा एंटर पहला कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर, तुम्हारे नाम का जो फर्स्ट कैरेक्टर, जैसे मेरा नाम है नीतीश, तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, एन, तो एंटर फर्स्ट कैरेक्टर। तो एक चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि आपको 3 चीज़ यूजर से चाहिए। क्या क्या चाहिए, नेम, फ़ोन नंबर और फर्स्ट कैरेक्टर। तो आपको 3 वेरिएबल लगेंगे, 3 वेरिएबल लगेंगे, 1 2 3। एक लगेगा नाम के लिए, दूसरा फ़ोन नंबर के लिए और तीसरा फर्स्ट कैरेक्टर के लिए। तो आपको 3 वेरिएबल अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर कीजिए। सबसे पहले 3 वेरिएबल डिक्लेयर कीजिए। वेरिएबल का नाम क्या होगा, एक्स वाई जेड। आप अपने मन से कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। नाम देने का कुछ नियम है, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको। एक नियम जान लीजिए कि कोई भी कैरेक्टर, अल्फ़ाबेट ABCD कुछ भी डाल सकते हैं आप, ठीक है। कैरेक्टर नहीं, कोई भी अल्फ़ाबेट ABCD कुछ भी आप डाल सकते हैं। तो मैंने 3 वेरिएबल बनाया एक्स वाई जेड। 3 वेरिएबल क्यों बनाया, क्योंकि मुझे नेम चाहिए यूजर से, फ़ोन नंबर चाहिए यूजर से, और उसके नाम का पहला कैरेक्टर चाहिए। तो 3 वेरिएबल मैंने क्यों बनाया, क्योंकि यूजर जो कीबोर्ड से एंटर करेगा, नेम, फ़ोन नंबर, कैरेक्टर, कीबोर्ड से जो एंटर करेगा वो यहाँ स्टोरेज में जमा होना है, ठीक है। तो एक्स वाई जेड नाम का 3 वेरिएबल बना दिया। एक्स में क्या जमा करेंगे हम लोग, नेम, वाई में हम लोग क्या जमा करेंगे, फ़ोन नंबर, और जेड में पहले नाम का कैरेक्टर, पहले नाम का पहला कैरेक्टर। तो आप समझ रहे हैं अभी तक, बहुत ही आसान चीज़ है। क्या कहा मैंने आपको, ध्यान से सुनिए कि मैंने जो प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, उसमें चाहिए क्या, हम यूजर से पूछेंगे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा फ़ोन नंबर क्या है और तुम्हारे नाम का पहला कैरेक्टर क्या है। तो यूजर जो है कीबोर्ड से डालेगा नेम, कीबोर्ड से डालेगा फ़ोन नंबर, कीबोर्ड से डालेगा अपने नाम का पहला कैरेक्टर। तो यूजर 3 चीज़ें डालेगा, नेम, फ़ोन नंबर, अपने नाम का पहला कैरेक्टर। तो हमको चाहिए होगा 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, और हर वेरिएबल का नाम होता है। हमने
तीनों का अलग अलग नाम दिया, एक्स वाई और जेड, ये नाम हमने अपनी तरफ से दिया। एक्स में क्या जमा होगा, नाम, वाई में क्या जमा होगा, फ़ोन नंबर, जेड में क्या होगा जमा, उसके नाम का पहला कैरेक्टर। तो देखिए अपने प्रोग्राम में ये कैसे करेंगे, कैसे हम अपने प्रोग्राम में कहेंगे कि हमको 3 वेरिएबल चाहिए एक्स वाई जेड। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका होता है, वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है। डिक्लेयर करना मतलब आप कहिएगा, जब आपका प्रोग्राम रन होगा तो आप कहिएगा कि भाई मेरे प्रोग्राम में हमको 3 वेरिएबल चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। और वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम, डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम और फिर सेमीकोलन। तो देखिए यही है सिंटेक्स, इसको याद कर लीजिए। वेरिएबल अगर आपको चाहिए आपके प्रोग्राम में तो आपको अपने प्रोग्राम के अंदर क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। और वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम। जैसे मुझे 3 वेरिएबल चाहिए एक्स वाई और जेड, तो मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, तीनों का नाम होगा ना, तो देखिए नाम तीनों का है एक्स वाई जेड। और क्या देना होता है डिक्लेयर करते वक्त, सिर्फ नाम देने से काम नहीं चलेगा, डेटा टाइप देना पड़ेगा। तो एक्स का डेटा टाइप है स्ट्रिंग, ये आपको याद करना पड़ेगा। स्ट्रिंग जो है डेटा टाइप होता है, ये याद करना पड़ेगा। स्ट्रिंग क्या होता है, डेटा टाइप। और हमने एक्स का डेटा टाइप दिया है स्ट्रिंग, क्यों, क्योंकि एक्स के अंदर हम लोग नाम एंटर करेंगे। और नाम जो होता है मैंने आपको बताया, राम श्याम, ये सब बोलते हैं स्ट्रिंग। कंप्यूटर साइंस के लैंग्वेज में, भाषा में इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। फिर जो कोई डिजिट होता है 8984 5670, इसको कंप्यूटर साइंस के भाषा में बोलते हैं इंटीजर, ठीक है। फिर जो ये कैरेक्टर हुआ एन पी क्यू, इसको कंप्यूटर साइंस की भाषा में बोलते हैं कैर, ठीक है। तो देखिए हमको 3 वेरिएबल चाहिए। पहला नाम, नाम वेरिएबल, और नाम वेरिएबल का नाम हमने क्या दिया, एक्स। तो एक्स आपको लिखना पड़ेगा, वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा, और साथ ही साथ डेटा टाइप। वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग। क्यों होगा, क्योंकि एक्स के अंदर हम लोग नाम जमा करेंगे, और नाम जो होता है कंप्यूटर साइंस की भाषा में वो स्ट्रिंग होता है, ठीक है। फिर हम लोग फ़ोन नंबर जमा करेंगे वाई में, और वाई कैसा होगा, इंटीजर, ठीक है। फिर हम लोग कैरेक्टर जमा करेंगे जेड में, जेड वेरिएबल में कैरेक्टर जमा करेंगे, एक एक अल्फ़ाबेट, तो वो होता है कैर, कंप्यूटर साइंस की भाषा में उसको बोलते हैं कैर। तो आपको जो है वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल का नाम, नाम आप अपने मन से दीजिए एक्स वाई जेड। अगर आपको एक्स वाई जेड नहीं पसंद है नाम, आपको देना है पी क्यू आर, तो आप दीजिए पी क्यू आर, तो ये हो जाएगा पी क्यू आर, ये आप अपने मन से दे सकते हैं। लेकिन इसका जो डेटा टाइप है, इसमें किस तरह का डेटा आएगा, पी में नाम आएगा। नाम क्या होता है, स्ट्रिंग, तो ये फिक्स है, कंप्यूटर साइंस में नाम को बोलते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। और अच्छे से बताऊंगा मैं आपको, अभी मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा हूँ। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि डेटा टाइप जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हो जाएगा आपका डेटा टाइप। किसके लिए, अगर आपको वेरिएबल के अंदर नाम जमा करना है तो। फिर ये जो क्यू वेरिएबल है, इसका डेटा टाइप हो जाएगा इंट। इंट क्यों होगा, क्योंकि हमको क्यू के अंदर इंटीजर जमा करना है, डिजिट, ठीक है, नंबर्स, तो हो गया क्यू। फिर आर जो वेरिएबल है ये, इसके अंदर हमको कैरेक्टर जमा करना है, तो कैर। तो 3 डेटा टाइप आप याद कर लीजिए फिलहाल, स्ट्रिंग, इंट, कैर, ये 3 डेटा टाइप है, ये तीनों याद कर लीजिए। क्यों याद करना है हमको, क्योंकि जब भी आपको आपके प्रोग्राम में वेरिएबल चाहिए होगा तो आपको पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। और वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको देना पड़ेगा डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम। नाम तो आप अपने मन से दीजिएगा, लेकिन डेटा टाइप पहले से ही डिफाइन है और वो आपको याद करना होगा। 3 फिलहाल याद कर लीजिए, स्ट्रिंग, इंट और कैर। तो हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किया, पी क्यू आर। पी का डेटा टाइप दे दिया स्ट्रिंग, क्यू का डेटा टाइप दे दिया इंट, और आर का डेटा टाइप दे दिया कैर, ठीक है। तो हमारे प्रोग्राम का पहला 3 लाइन आपको समझ में आ गया, स्ट्रिंग पी, इंट क्यू, कैर आर, हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब देखिए चौथा लाइन क्या है, सी आउट एंटर योर नेम, ये तो आपको पता ही है, सी आउट एंटर योर नेम। इससे क्या होगा, प्रोग्राम में एक मैसेज डिस्प्ले होगा, एंटर योर नेम,
एंटर योर नेम डिस्प्ले होगा। अब जो नेक्स्ट लाइन है वो नया है आपके लिए, सी इन और ये ऑपरेटर। इसमें देखिए सी इन क्या है, ऑब्जेक्ट है, याद कर लीजिए, और ये क्या है, इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। तो याद कीजिए सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। उसके बाद हमने लिखा एक्स। अब इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूं। जब आप लिखेंगे ना सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर एक्स, तो आपके प्रोग्राम में ऑप्शन आ जाएगा कुछ भी डालने के लिए। सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर क्या करता है, आपके प्रोग्राम में एक ऑप्शन देगा जब रन करिएगा कि कीबोर्ड से कुछ डालो भैया, यही करता है। लेकिन जो तुम डालोगे कीबोर्ड से वो कहाँ जमा करोगे, तो वेरिएबल का नाम दो, ठीक है। तो कीबोर्ड से जो डालोगे उसको एक्स वेरिएबल में जमा करना है, तो हमने लिखा सी इन एक्स। तो एंटर योर नेम सी इन एक्स। उसी तरह से एंटर योर फोन नंबर सी इन वाई, ठीक है। एक्स ये है, वाई ये है और जेड ये, ठीक है। उसी तरह से एंटर फर्स्ट कैरेक्टर सी इन जेड। खत्म, आसान। चलिए इसी प्रोग्राम को अभी लैपटॉप में रन करके देखेंगे। तो आप समझ गए ना, ये सी इन का काम क्या है, सी इन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, इसका काम क्या है। ये लिखने का मतलब ही यही है आपके प्रोग्राम में कि आप एक ऑप्शन दे रहे हैं यूजर को कुछ एंटर करने के लिए, कि भाई कीबोर्ड से कुछ एंटर करो, ठीक है। कीबोर्ड से उसने एंटर कर दिया, लेकिन वो एंटर करके जाएगा कहाँ आपके प्रोग्राम में, तो वेरिएबल का नाम देना होगा आपको। एक्स, अगर वाई में जमा करना है तो दीजिए वाई, जेड में जमा करना है तो दीजिए जेड, ठीक है। बस यही है। तो ये प्रोग्राम जब आप रन करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो तीन वेरिएबल हैं पी क्यू आर या एक्स वाई जेड, जो नाम देना दीजिए, मैंने एक्स वाई जेड दे दिया, ठीक है। तो एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल जो मैंने नाम दे दिया, ठीक है। तो ये तीन वेरिएबल आपके प्रोग्राम में आ जाएंगे, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। मेरे प्रोग्राम में तीन वेरिएबल आ गए एक्स वाई जेड। उसके बाद चौथा लाइन क्या है, मैंने एक मैसेज डिस्प्ले कराया एंटर योर नेम, तो आ जाएगा मैसेज एंटर योर नेम, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होगा, सी इन एक्स, सी इन और ये ऑपरेटर, ये क्या करेगा, कीबोर्ड से कुछ डालने का ऑप्शन डाल देगा प्रोग्राम में, ठीक है। ऑप्शन डाल देगा, और जो आप कीबोर्ड से डालेंगे उसको कहाँ जमा करना है, एक्स में, तो एक्स डाल दीजिए, यहाँ पे डाल दीजिए सी इन एक्स। अगर वाई में डालना है तो सी इन वाई। जेड जहाँ डालना है, जैसे एंटर योर फोन नंबर सी इन वाई, एंटर योर फर्स्ट कैरेक्टर सी इन जेड। तो ये आपका प्रोग्राम हो गया। तो आपको डेटा टाइप और वेरिएबल समझ में आ गया ना थोड़ा थोड़ा। अभी वेरिएबल्स को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर डेटा टाइप्स को भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वेरिएबल, डेटा टाइप एंड ऑपरेटर्स में, उसको लैपटॉप पे प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको दो प्रोग्राम पढ़ाया। सबसे शुरू में मैंने आपको पहला प्रोग्राम पढ़ाया, वो क्या था, उसमें कुछ खास नहीं था। उसमें बस दो मैसेज प्रिंट करके बताना है। पहला मैसेज क्या है, माय नेम इज नीतीश। दूसरा मैसेज है माय फोन नंबर इज दिस दिस। तो इस प्रोग्राम को जब आप रन कीजिएगा तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, ये दोनों मैसेज देखिए, माय नेम इज नीतीश, माय फोन नंबर इज दिस। फिर मैंने जो अगला प्रोग्राम आपको पढ़ाया, उसमें क्या पढ़ाया कि आपको यूजर से पूछना है कि तुम्हारा नाम क्या है, एंटर योर नेम। फिर यूजर से पूछना है कि एंटर योर फोन नंबर। फिर यूजर से पूछना है कि एंटर फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ योर नेम। तो आप यूजर से पूछिएगा कि अपना नाम बताओ, फोन नंबर बताओ और अपने नाम का पहला कैरेक्टर बताओ, और यूजर जो है कीबोर्ड से एंट्री करेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमको, पहले तो हमको वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। कितना वेरिएबल, यूजर से कितना डाटा आप ले रहे हैं, नाम, फोन नंबर और कैरेक्टर। तो तीन डाटा आप यूजर से ले रहे हैं, तो तीन वेरिएबल आप बनाइए। वेरिएबल का नाम लिखिए एक्स, वाई और जेड, ठीक है। और वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग। एक्स का जो डेटा टाइप होगा वो होगा स्ट्रिंग। वाई वेरिएबल का जो डेटा टाइप होगा वो होगा इंट, इंटीजर। जेड वेरिएबल का जो डेटा टाइप होगा वो होगा कैरेक्टर। एक्स का डेटा टाइप स्ट्रिंग क्यों है, क्योंकि एक्स के अंदर हम लोग लेंगे नाम, एंटर योर नेम, और वो नाम किस वेरिएबल में लेंगे, एक्स में। तो नाम जो होता है वो स्ट्रिंग होता है, तो इसीलिए एक्स का जो डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग। फिर एंटर योर फोन नंबर, फोन नंबर हम कहाँ लेंगे, वाई में, और वाई
इसीलिए क्या होगा इंटीजर, क्यों? क्योंकि फोन नंबर नंबर होगा और नंबर जो है होता है कंप्यूटर साइंस में इंटीजर कहलाता है, ठीक है। फिर जो है एंटर फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ योर नेम, और ये हम लोग किस वेरिएबल के अंदर लेंगे? जेड के अंदर, इसीलिए जेड का जो डेटा टाइप है वो कैरेक्टर। तो किस तरह का डेटा वेरिएबल के अंदर डालना चाहते हैं उसी हिसाब से उसका डेटा टाइप हो जाएगा, ठीक है। तो x का डेटा टाइप है स्ट्रिंग, क्योंकि x के अंदर हम नाम डालना चाहते हैं। y का डेटा टाइप है इंटीजर, क्योंकि हम y के अंदर इंटीजर डालना चाहते हैं। z का डेटा टाइप है कैरेक्टर, क्योंकि हम z के अंदर कैरेक्टर डालना चाहते हैं। तो जब इस प्रोग्राम को आप रन कीजिएगा तो देखिए क्या होगा। पहला लाइन क्या है? x वेरिएबल डिक्लेयर किया, दूसरा लाइन y वेरिएबल डिक्लेयर किया, तीसरा लाइन z वेरिएबल डिक्लेयर किया, चौथा लाइन एंटर योर नेम। तो जैसे इस प्रोग्राम को आप रन कीजिएगा तो आपने ये प्रोग्राम रन किया और देखिए प्रोग्राम रन हो चुका है। ये देखिए आउटपुट वाला विंडो, ये आउटपुट नीचे आता है ना, यहाँ देखिए, देखिए क्या आया है आउटपुट में। आउटपुट में सीधे ये चौथा लाइन एंटर योर नेम लिखा के आ रहा है। अच्छा, ये जो पहला दूसरा और तीसरा लाइन था जिसमें हमने वेरिएबल एक्स वाई और जेड डिक्लेयर किया, वो क्या हुआ? उसके लिए तो मेमोरी मिल चुका है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर मेमोरी मिल चुका है एक्स वाई जेड के लिए, ठीक है। वो आपको यहाँ दिखेगा नहीं, आपको सीधा दिखेगा ये चौथे लाइन से एंटर योर नेम। अब देखिए एंटर योर नेम लिख के आ रहा है ना, साथ ही साथ यहाँ ब्लिंक कर रहा है, ये देखिए ब्लिंक कर रहा है ना। क्यों ब्लिंक कर रहा है? क्योंकि प्रोग्राम जो है आपका वेट कर रहा है, यूजर का वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है यूजर का कि यूजर जो है अपना नाम डाले। तो मैं अपना नाम डालता हूं, ठीक है, मैं अपना नाम डालता हूं। मैंने अपना नाम डाल दिया। तो देखिए फिर क्या होगा, नाम जब डालेंगे तो ये एक्स में चला जाएगा, एक्स वेरिएबल में, ठीक है। तो नाम डालने के बाद एंटर दबा दीजिए। अब देखिए अगला लाइन आ गया, एंटर योर फोन नंबर, ठीक है, एंटर योर फोन नंबर। फिर ब्लिंक कर रहा है। क्यों ब्लिंक कर रहा है? क्योंकि हमने ये लाइन दिया है ना सी इन वाई, यानी कि वाई में आप जो है कीबोर्ड से अपना फोन नंबर डालिए। तो देखिए मैं कीबोर्ड से फोन नंबर डाल देता हूं, ठीक है। अब देखिए फोन नंबर डाल के फिर क्या करना है, एंटर कर देना है, ठीक है। अब देखिए फिर आ गया ये मैसेज, एंटर फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ योर नेम। अपने नाम का पहला अल्फाबेट डालिए। मेरे नाम का पहला अल्फाबेट क्या है? एन, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। ब्लिंक करने का मतलब क्या है कि प्रोग्राम जो है वेट कर रहा है कि आप उसमें कुछ कीबोर्ड से डालेंगे, और जो कीबोर्ड से डालेंगे वो कहाँ जाएगा? आपकी बार जेड में जाएगा। अच्छा, ये कीबोर्ड वाला ऑप्शन क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने ये सी इन स्टेटमेंट दिया है। यहाँ पे एक सी इन स्टेटमेंट दिया, यहाँ पे सी इन स्टेटमेंट दिया, यहाँ पे सी इन स्टेटमेंट दे दिया। तो जब जब आप सी इन स्टेटमेंट दीजिएगा कीबोर्ड से आपको कुछ डालना पड़ेगा, और कीबोर्ड से जो डालिएगा वो कहाँ जाएगा? वो किसी वेरिएबल में जाएगा, ठीक है। तो हम जो पहला कैरेक्टर डालेंगे अपने नाम का वो किस वेरिएबल में जाएगा? जेड वेरिएबल में। तो डाल देते हैं एन, ठीक है। तो एन डाल दिया। अब देखिए प्रोग्राम खत्म हो गया, क्योंकि आगे अब कुछ है नहीं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं। जिस तरह से आप मैसेज प्रिंट करते हैं ना सी आउट से, सी आउट लिख के एंटर योर नेम, ये मैसेज आपने प्रिंट करवा दिया। फिर एंटर योर फोन नंबर, ये मैसेज आपने प्रिंट करवा दिया। एंटर फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ योर नेम, ये मैसेज आपने प्रिंट करा दिया। उसी तरह से सी आउट के मदद से सी आउट के मदद से आप वेरिएबल के अंदर क्या है वो भी प्रिंट करा सकते हैं। जैसे एक्स के अंदर क्या है, तो क्या कीजिए, सी आउट एक्स लिख दीजिए। देखिए जब मैसेज प्रिंट कराना होता था ना तो हम लोग ये डबल कोट्स में देते हैं, डबल कोट्स के अंदर देते हैं मैसेज को। देखिए डबल कोट्स के अंदर है ना, मैसेज डबल कोट्स के अंदर होता है। जब किसी वेरिएबल प्रिंट कराना है तो उसको सिंपली वेरिएबल का नाम दे दीजिए, सी आउट एक्स। उसी तरह से वाई प्रिंट करना है तो सी आउट वाई, जेड प्रिंट करना है तो सी आउट जेड, ठीक है। तो एक्स वाई जेड तीनों प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको फिर से चलाइए तो क्या होगा, ये प्रोग्राम फिर से चलेगा। तो देखिए मैंने इस प्रोग्राम को फिर से चला दिया, ठीक है। मैंने इस प्रोग्राम को फिर से चला दिया। तो फिर से मांग रहा है नेम, डालिए नीतीश, फोन नंबर डालिए, पहला कैरेक्टर डालिए। ये क्या, देखिए सब कुछ आपने डाल दिया ना, नेम, फोन नंबर, पहला कैरेक्टर। तो देखिए अंतिम में ये क्या होके आया है, जो हमने डाला वो प्रिंट होके आया। क्यों? क्योंकि हमने सी आउट किया है। अब ये तीनों एक लाइन में आ गया है इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्या कीजिए, एंडल डाल दीजिए, ठीक है, एंडल डाल दीजिए। सब में इसीलिए हम लोग एंड एल डालते हैं, ठीक है।
हैंडल डाल दीजिए सब में, फिर से चलाते हैं, है ना, फिर से चलाते हैं, तो फिर से चलेगा तो फिर से सब कुछ मांगेगा और क्या। चलिए फिर डालते हैं नीतीश 7 8 फर्स्ट कैरेक्टर, ये देखिए पहले मैंने डाल दिया, ठीक है, उसका देखिए आउटपुट आ गया, ये सी आउट सी आउट सी आउट। तो वेरिएबल कैसे प्रिंट करना आप समझ गए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स में जो भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, अभी हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो डेटा टाइप्स पहले देखते हैं कितने तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स देखते हैं। पहला देखते हैं हम लोग इंटीजर। इंटीजर में क्या आ जाएगा, इंटीजर नंबर 5 6 7 70 800 99,000, ठीक है, ये सब इंटीजर हो गया। और इंटीजर को कंप्यूटर साइंस में रिप्रेजेंट करते हैं इंट से। तो पहला डेटा टाइप हो गया इंटीजर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं इंट से। दूसरा डेटा टाइप हो गया कैरेक्टर, जिसको कि रिप्रेजेंट करते हैं कंप्यूटर साइंस में कैर से, ठीक है। और कैरेक्टर में क्या क्या आ गया, एक अल्फाबेट सी डी ए ई, देखिए सिंगल कोट सी, सिंगल कोट डी, तो सी एक कैरेक्टर है, डी एक दूसरा कैरेक्टर है, ए एक तीसरा कैरेक्टर है, सब अलग अलग कैरेक्टर है, ठीक है। उसी तरह से 5 एक इंटीजर है, 6 एक अलग इंटीजर है, 800 एक इंटीजर है, 99,000 एक अलग इंटीजर है, ठीक है। तो दो डेटा टाइप आप समझ गए, इंटीजर और कैरेक्टर। दो डेटा टाइप आप समझ गए ना, इंटीजर और कैरेक्टर। इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं कंप्यूटर साइंस में इंट से, कैरेक्टर को कैर से। तीसरा डेटा टाइप देखिए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या आ जाएगा, नाम, राम श्याम। अच्छा, किसी एक का नाम मान लीजिए एक ही अल्फ़ाबेट का है, किसी ने अपना नाम रख दिया डी, तो वो स्ट्रिंग ही होगा। तो फिर हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, अंतर कैसे करेंगे कि डी कैरेक्टर है या स्ट्रिंग है। तो देखिए स्ट्रिंग में आता है डबल कोट्स, ठीक है, और कैरेक्टर में आता है सिंगल कोट, ठीक है। तो आप समझ गए ना। तो अभी तक आपने 3 डेटा टाइप देख लिया, इंटीजर जिसको कि इंट से रिप्रेजेंट करते हैं, कैरेक्टर जिसको कि कैर से, स्ट्रिंग जिसको कि स्ट्रिंग से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आइए चौथा डेटा टाइप में, जिसको बोलते हैं फ्लोट। फ्लोट क्या होता है, नंबर विथ डेसिमल, जैसे 9.63 25.83, ठीक है। पांचवा डेटा टाइप आ गया डबल। डबल क्या होता है, नंबर विथ डेसिमल, लेकिन देखिए ये डेसिमल के बाद बहुत ज़्यादा नंबर आएगा। फ्लोट में क्या होगा, 9.63 25.8395 कुछ इस तरह से आएगा, 4-5 अंकों तक। डेसिमल के बाद 4-5 नंबर आएंगे। डबल में डेसिमल के बाद ढेर सारे नंबर आ सकते हैं, ठीक है, यही अंतर है। तो फ्लोट जो है और डबल जो है लगभग सेम है, बस अंतर यही है कि फ्लोट में डेसिमल के बाद कम नंबर आएंगे, 2 3 4 आएंगे, ऐसे आएंगे, जबकि डबल में डेसिमल के बाद 8-10 नंबर आ सकते हैं, ठीक है। देखिए इसे 8 6 3 5 2 8 9, काफ़ी नंबर्स हैं, डेसिमल के बाद ढेर सारे नंबर हैं, समझे। और फ्लोट में क्या होगा, डेसिमल के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 या 4 नंबर रहेंगे, ठीक है। यही अंतर है फ्लोट और डबल में। तो हमने टोटल 5 तरह का डेटा टाइप पढ़ लिया, ठीक है। तो आ जाइए वापिस वेरिएबल्स के पास। तो आपको मैंने बता दिया था कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, प्रोग्राम में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। आपको लिखना पड़ेगा डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम। जब भी आपको अपने प्रोग्राम में वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो लिखना पड़ेगा डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम, ठीक है, बस। तो जैसे मैं अपने प्रोग्राम में एक वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहता हूँ जो रखेगा अपने अंदर इंटीजर डेटा, ठीक है। तो हम कैसे कर सकते हैं उस वेरिएबल को डिक्लेयर, डेटा टाइप लिखिए और वेरिएबल का नाम लिखिए। डेटा टाइप क्या होगा, यहाँ पे इंट होगा, क्यों, क्योंकि हम अपने वेरिएबल के अंदर इंटीजर रखना चाहते हैं। और वेरिएबल का नाम कुछ भी लिखिए, ABCD कुछ भी लिखिए, मैं डाल देता हूँ x, ठीक है। तो देखिए जैसे ही आप ये करेंगे अपने प्रोग्राम में इंट x, जैसे ही आप अपने प्रोग्राम में ये करेंगे इंट x, तो x नाम का एक वेरिएबल आपके प्रोग्राम में डिक्लेयर हो गया। तो जैसे ही आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया x, तो आपको पता है कि कंप्यूटर के मेमोरी में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में x के लिए कुछ मेमोरी रिजर्व हो जाएगा। तो ये जो है x के लिए मेमोरी जगह रिजर्व हो गया।
तो ये जो ब्लॉक है ना मेमोरी ब्लॉक, यही हो गया x, इसका नाम है x। उसी तरह से मान लीजिए कि मैं एक दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहता हूं जो कि रखेगा अपने अंदर कैरेक्टर। तो कैसे करेंगे, पहले तो डेटा टाइप दीजिए, क्या रखेगा मेरा वेरिएबल, कैरेक्टर। तो डेटा टाइप हो गया कैर और वेरिएबल का नाम y। तो एक दूसरा वेरिएबल फिर बन जाएगा, मेमोरी के अंदर उसको जगह मिल जाएगा और उसका नाम होगा y। अब देखिए x के अंदर क्या आ सकता है, इंटीजर आ सकता है, 70 आ सकता है, हाँ आ सकता है क्योंकि 70 इंटीजर है। y के अंदर क्या आ सकता है, y के अंदर 800 डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते। क्यों, क्योंकि y जो है वो कैरेक्टर टाइप का है, तो y के अंदर सिर्फ कैरेक्टर आ सकता है। कोई एक कैरेक्टर डाल दीजिए ई आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से काम होता है। जब भी आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो डेटा टाइप लिखिए और वेरिएबल का नाम, डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम। अब हम लोग पढ़ेंगे कि वेरिएबल का नाम आखिर लिखेंगे कैसे, उसके रूल क्या हैं। तो रूल सुनिए, वेरिएबल का नाम लिखने का रूल सुनिए। पहला रूल ध्यान दीजिए, वेरिएबल के नाम में सिर्फ A to Z कैपिटल वाला, A to Z छोटा वाला, या फिर अंडरस्कोर या फिर डिजिट हो सकता है, ठीक है। वेरिएबल के नाम में क्या हो सकता है, A to Z बड़ा वाला हो सकता है, A to Z छोटा वाला हो सकता है, डिजिट हो सकता है 0 से 9, या फिर एक स्पेशल कैरेक्टर होता है अंडरस्कोर, कीबोर्ड में देखिए मिल जाएगा आपको। यही सब हो सकता है वेरिएबल के नाम में। अब दूसरा रूल देखिए, अभी तक जो मैंने वेरिएबल बनाया वो आपने देखा होगा कि वो मात्र एक लेटर का था, एक्स वाई, लेकिन ऐसा नहीं है। वेरिएबल 5 लेटर का भी हो सकता है। जैसे किसी का नाम 2 शब्द का भी हो सकता है, 3 शब्द का भी हो सकता है, 10 शब्द का भी हो सकता है, ठीक है। किसी का नाम राम भी हो सकता है, तो किसी का नाम रामा कृष्णा भी हो सकता है, ठीक है। तो उसी तरह से वेरिएबल का नाम एक लेटर से ज़्यादा का भी हो सकता है। जैसे वेरिएबल का नाम ये भी हो सकता है इंट जेरोक्स, ये जो है वेरिएबल का नाम हो गया, ये पूरा वेरिएबल का नाम हो गया, एक ही नाम है ये, ध्यान रखिएगा। तो देखे कितने लेटर का नाम हो गया वेरिएबल का, 1 2 3 4 5। एक्स जो है वो भी वेरिएबल का नाम है और जेरोक्स जो है वो भी वेरिएबल का नाम है, ठीक है। एक्स एक ही लेटर का वेरिएबल है, जेरोक्स 5 लेटर का है, बस यही अंतर है। तो अब देखिए वेरिएबल का नाम का रूल, उसमें A to Z आ सकता है, छोटा वाला A to Z आ सकता है, 0 to 9 आ सकता है, अंडरस्कोर आ सकता है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, तो पहला रूल आप समझ गए क्या क्या आ सकता है वेरिएबल के नाम में। दूसरा रूल क्या कर रहा है कि जब भी आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो उसके शुरू में डिजिट नहीं आएगा, इस तरह से नहीं आएगा 9A, ये गलत वेरिएबल नाम है, शुरू में डिजिट नहीं आएगा। इस तरह से लिख सकते हैं इंट A9, ये लिख सकते हैं, ये वेरिएबल का नाम हो सकता है। लेकिन 9A नहीं हो सकता वेरिएबल का नाम, शुरू में डिजिट नहीं आएगा, बस इतना ही याद रखना आपको। अंडरस्कोर आ सकता है शुरू में, इंट अंडरस्कोर 9, हाँ ये आ सकता है, ठीक है। शुरू में सिर्फ डिजिट नहीं आएगा। तो बहुत आसान रूल है वेरिएबल लिखने का, क्या है कि वेरिएबल का जो है नाम वो कैपिटल A to Z, छोटा वाला A to Z, 0 to 9, अंडरस्कोर, इसी को मिक्स करके बना सकते हैं, इसी का मिश्रण से बना सकते हैं, सिर्फ यही हो सकते हैं वेरिएबल के नाम में, ठीक है। और दूसरा रूल क्या है कि वेरिएबल का नाम कभी भी डिजिट से नहीं शुरू होगा, ठीक है। वो हमेशा अल्फ़ाबेट से, यानी A to Z बड़ा वाला, A to Z छोटा वाला, या फिर अंडरस्कोर से शुरू होगा। तो आइए पहचानते हैं कुछ सही वेरिएबल के नाम। क्या ये वेरिएबल का नाम हो सकता है इंट A9B6? हाँ हो सकता है। क्यों? क्योंकि शुरू में A है, ठीक है, शुरू में A है तो कोई दिक्कत नहीं है, शुरू में आपको अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर होना है, ठीक है, शुरू में बस डिजिट नहीं होना चाहिए। क्या ये सही वेरिएबल का नाम है अंडरस्कोर 98B? हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। क्या ये सही वेरिएबल का नाम है इंट 9AB? नहीं, गलत है, क्योंकि 9 शुरू में नहीं हो सकता, डिजिट शुरू में नहीं हो सकता। क्या ये वेरिएबल का नाम सही है इंट A*B? गलत, स्टार नहीं आ सकता है वेरिएबल के नाम में, ठीक है, समझ गए ना। तो रूल बहुत ही सिंपल था, समझ गए ना,
बस यही वेरिएबल का नाम ऐसे ही लिखना है और इसमें ज़्यादा कोई नियम है नहीं, ठीक है। तो वेरिएबल का नाम कैसे लिखना ये आप समझ गए, है ना। वेरिएबल का नाम कैसे लिखना आप समझ गए ना। आइए वेरिएबल के बारे में कुछ और बातें आपको बताता हूँ। तो चलिए हम दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंट एक्स और दूसरा इंट एक्स वाई जेड। तो दो वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, एक वेरिएबल क्या है एक्स और दूसरा वेरिएबल क्या है एक्स वाई जेड, ठीक है। तो दो वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है। अच्छा, इस वेरिएबल के अंदर हम लोग वैल्यू कैसे डालते हैं, एक तो मैंने आपको बताया कि सी इन करवाइए और एक्स में वैल्यू डलवा दीजिए, फिर सी इन करवाइए और एक्स वाई जेड वाले में वैल्यू डलवा दीजिए। तो कीबोर्ड से यूजर डाल सकता है वैल्यू, है ना, कीबोर्ड से यूजर वैल्यू डाल सकता है। क्या सिर्फ कीबोर्ड से ही डालेंगे, जरूरी नहीं है, हम लोग सीधा सीधा प्रोग्राम में भी वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे कि मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहा हूं इंट पी क्यू, ठीक है, और इसमें मैं यहीं पे वैल्यू डाल दूंगा 50। तो क्या होगा, पी क्यू नाम का एक वेरिएबल बनेगा और उसमें वैल्यू आ जाएगा 50। तो इसको बोलते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त ही उसमें कुछ वैल्यू डाल देना, इनिशियलाइज कर देना। तो ऐसे भी होता है, ठीक है। वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया पी क्यू और उसी समय उसमें वैल्यू डाल दिया 50। और तरीके हैं वैल्यू डालने के, हाँ हैं। मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट के बी सी, डिक्लेयर कर दिया, इस लाइन में वेरिएबल डिक्लेयर किया तो क्या होगा, के बी सी नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा। तो के बी सी नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। अगले लाइन में मैं क्या करूंगा, के बी सी में वैल्यू डाल दूंगा 100। इसको बोलते हैं असाइन करना, ठीक है। यहां पे हमने वैल्यू असाइन किया, यहां पे हमने क्या किया, इनिशियलाइज किया, ठीक है। अगर वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त ही उसमें कुछ वैल्यू डाल दीजिएगा तो उसको बोलते हैं इनिशियलाइज करना। अगर वेरिएबल डिक्लेयर किए इस लाइन में और वैल्यू डाले दूसरे लाइन में तो उसको बोलते हैं असाइन करना। और असाइन कैसे करते हैं, ये इक्वल टू वाला सिंबल दे दीजिएगा, के बी सी इक्वल टू 100, यानी कि के बी सी में 100 चले जाओ, ठीक है। अच्छा, हम लोग क्या ऐसे कर सकते हैं 100 इज इक्वल टू के बी सी, नहीं, खतरनाक, ये नहीं कर सकते। के बी सी में वैल्यू डालना है ना, तो के बी सी रहेगा लेफ्ट साइड में, ठीक है। के बी सी लेफ्ट साइड में, जो वैल्यू डालना है वो राइट साइड में। अब वेरिएबल के बारे में कुछ और बातें आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे यूजर ने कीबोर्ड से डाला 100 या 1000 डाल दिया कीबोर्ड से, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1000। यहाँ पे यूजर ने कीबोर्ड से डाल दिया 2000, तो एक्स वाई जेड वेरिएबल में क्या आ जाएगा 2000। क्या हम x में जो वैल्यू है, एक्स वाई जेड में जो वैल्यू है, इसको बदल सकते हैं, प्रोग्राम में हम बदल सकते हैं। क्या करेंगे, हम लोग x इज इक्वल टू कर देंगे 5000, ठीक है। यहाँ तो कीबोर्ड से यूजर ने डाला 1000, मेरा मन है कि इस लाइन में हम इसको चेंज कर दें, x इज इक्वल टू 5000। तो यहाँ पे पहले 1000 था ना, अब हो जाएगा 5000, ठीक है। तो वेरिएबल में वैल्यू आप ओवरराइड कर सकते हैं, मतलब उसमें जो वैल्यू पहले से है उसको आप बदल सकते हैं। अच्छा, उसी तरह से के बी सी में आपने यहाँ पे क्या डाला 100, इस लाइन में डाला ना 100, तो के बी सी में आ गया 100। अब इस लाइन में मैं के बी सी में डाल दूंगा 500, तो क्या होगा, पहले 100 था, अब यहाँ पे हो जाएगा 500। तो इसको बोलते हैं वैल्यू को रीअसाइन करना, वैल्यू को चेंज कर देना। इस तरह से समझिए, जैसे आपका फ़ोन नंबर चेंज हो गया तो आप फ़ोन नंबर को जाके अपडेट कर देते हैं ना, वही अपडेट है ये। तो हम लोग वेरिएबल में वैल्यू बार बार बदल सकते हैं, और जब बदलेंगे तो क्या होगा, पुराना वैल्यू मिट जाएगा और नया वैल्यू उसमें आ जाएगा, ठीक है। बस इतना ही आपको समझाना था। अभी हम लोग वेरिएबल में और भी कुछ कुछ बातें बताने जा रहे हैं आपको, जैसे ध्यान से सुनिएगा। तो अभी जो मैंने आपको वेरिएबल में बताया उसको मैं रिवाइज करवा देता हूँ। हम लोग वेरिएबल जब डिक्लेयर करते हैं इंट x, तो उसी समय उसमें हम कुछ वैल्यू भी डाल सकते हैं, x इज इक्वल टू 50। इसको बोलते हैं इनिशियलाइज करना, वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त ही इनिशियलाइज करना। तो ये लाइन जब आप करेंगे इंट x इज इक्वल टू 50, तो क्या होगा, x नाम का एक वेरिएबल बन जाएगा, मेमोरी में x के लिए जगह रिजर्व हो जाएगा और उसी समय उसमें वैल्यू चला जाएगा 50। फिर हम लोग ये भी कर सकते हैं इंट के बी सी नाम का एक वेरिएबल बना दिया, तो पहले के बी सी नाम का एक वेरिएबल बन जाएगा और दूसरे लाइन में कहेंगे के बी सी इज इक्वल टू 100, तो के बी सी में चला जाएगा 100, ठीक है। फिर हम ये भी कर सकते हैं इंट जेड नाम का एक वेरिएबल बना दिया, तो जेड नाम का एक वेरिएबल बन गया।
अब इसमें कीबोर्ड से हम वैल्यू ले लेंगे और यहाँ पर कीबोर्ड से यूजर ने मान लीजिए डाला टक 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 5001, तो यहाँ पे आ जाएगा 5001। ठीक है, तो ये सब हम लोग कर सकते हैं। अब हमने क्या कहा कि वेरिएबल में जो वैल्यू पहले से है, जैसे x में है 50, KBC में है 100, ठीक है, Z में क्या है, कीबोर्ड से डाला यूजर ने 5001, तो 5001 है Z में, तो इस वैल्यू को हम अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे अपडेट करेंगे, लिखिए x इज इक्वल टू 501, तो x में हो जाएगा 501, KBC इज इक्वल टू 5001, तो KBC में पहले 100 था, 5001 जीत चुका है बंदा। ठीक है, अब हम लोग Z में भी वैल्यू डाल सकते हैं, Z में डाल देंगे 2001, तो Z में आ जाएगा 2001। ठीक है, सेमी कोलन लगाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो सेमी कोलन लगा दिया। अच्छा, यहाँ आपने देखा कि पहली बार Z में हमने कीबोर्ड से डाला, दूसरी बार हमने खुद वैल्यू ऐसे ही असाइन कर दिया। जी हाँ, कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि Z को पहली बार कीबोर्ड से मिला तो उसको बार बार कीबोर्ड से ही देना पड़ेगा, बार बार उसको कीबोर्ड से ही देना पड़ेगा, ऐसा जरूरत नहीं, उसमें डायरेक्ट वैल्यू भी डाल सकते हैं। तो इतना आप समझ गए। अब हम लोग कुछ नई बातें सीखेंगे वेरिएबल में। ठीक है, हम लोग नई बातें वेरिएबल में सीखेंगे। अब मैं आपको वेरिएबल में कुछ नई बातें सिखाने जा रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर डेटा टाइप वेरिएबल का सेम है, जैसे कि मेरे पास 3 वेरिएबल है x, y, z और तीनों का डेटा टाइप है इंटीजर, तो उसको हम लोग एक ही लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं। तीनों को हम लोग एक ही लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं। कैसे, इंट x, y, z। तो इससे क्या होगा, x, y, z 3 वेरिएबल एक साथ डिक्लेयर हो गए। ठीक है, पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम क्या कर रहे थे, इंट x लिखते थे, फिर इंट y लिखते थे, फिर इंट z लिखते थे। ये भी सही है, लेकिन हम एक भी कर सकते हैं, इंट x, y, z। अच्छा, 3 वेरिएबल एक साथ डिक्लेयर किया x, y, z, क्या हम ऐसे नहीं डिक्लेयर कर सकते थे, इंट x, y, z? जी नहीं, खतरनाक। ये जब आप कीजिएगा ना इंट x, y, z, तो एक चौथा वेरिएबल अलग से डिक्लेयर होगा जिसका नाम होगा x, y, z। अगर आपको 3 अलग अलग वेरिएबल बनाने हैं x, y, z और एक साथ डिक्लेयर करना है तो x, y, z। ठीक है, उसी तरह से मैं 2 और वेरिएबल एक साथ डिक्लेयर करना चाहता हूँ, pq वेरिएबल और rs वेरिएबल। तो pq वेरिएबल हो गया, rs। तो आप समझिए कि जितना वेरिएबल आपको एक साथ डिक्लेयर करना है एक ही लाइन में कीजिए, बस कॉमा से सेपरेट होना चाहिए। ठीक है, कॉमा से सेपरेट और अंतिम में सेमीकोलन। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि जब आप एक वेरिएबल डिक्लेयर किए जो कि है इंटीजर टाइप का, जैसे हमारे पास कौन सा वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, यहाँ तो सारा इंटीजर है, x भी इंटीजर, y भी, z भी, x, y, z भी, pq, rs, ये सब इंटीजर वेरिएबल है। तो इंटीजर वेरिएबल के अंदर आप लोग कैरेक्टर नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा कीजिएगा कि ये वेरिएबल x, y, z यहाँ डिक्लेयर किया, तो x, y, z इज इक्वल टू आप कर दीजिएगा c, तो कंपाइलेशन एरर आने लगेगा, कहेगा भाई ये x, y, z जो है वो इंटीजर टाइप का है, उसमें तुम कैरेक्टर मत डालो। तो x, y, z में आप क्या डाल सकते हैं, आप इंटीजर डाल सकते हैं, 2001 ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर मुझे कैरेक्टर डालना है तो फिर आप कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर कीजिए ना, कैर t, और उसमें वैल्यू डाल दीजिए कोई भी एक कैरेक्टर d, तो t नाम का एक वेरिएबल बन जाएगा और उसके अंदर आ जाएगा d। अगर आपको फ्लोट नंबर डालना है, तो फ्लोट नंबर अगर आपको डालना है तो फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर कीजिए, फ्लोट वेरिएबल का नाम दीजिए p इज इक्वल टू 92.83, तो p नाम का एक वेरिएबल बन गया और उसके अंदर आ जाएगा 92.83। तो एक चीज़ देखिए कि डेटा टाइप कुछ भी हो, डेटा टाइप कुछ भी हो, है ना, वेरिएबल का नाम लिखने का जो रूल है वही है, वेरिएबल का नाम लिखने का रूल वही है। और दूसरा चीज़ और जानिए, एक बार एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर दिया, जैसे यहाँ कर दिया ना इंट x, डिक्लेयर कर दिया अपने प्रोग्राम में, अगर आपने इस लाइन में डिक्लेयर कर दिया इंट x, पहले लाइन में डिक्लेयर कर दिया इंट x, तो दूसरे लाइन में इंट x आप नहीं कर सकते हैं, कहेगा डुप्लीकेट वेरिएबल, कहेगा ये x पहले से ही डिक्लेयर हो चुका है। क्या हम ये कर सकते हैं, फ्लोट x, ये भी नहीं कर सकते हैं। सिर्फ डेटा टाइप बदल देने से वेरिएबल का नाम नहीं बदल जाता है। ठीक है, तो एक वेरिएबल आपके प्रोग्राम में अगर x आपने बना लिया है ना, तो उसको दोबारा वही नाम का आप नहीं बना सकते हैं, ये चीज़ को याद रखिएगा।
अब मैं आपको एक खास बात बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा, अब मैं आपको एक बहुत ही खास बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए हमने प्रोग्राम में क्या किया है, कितने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, पी, एक्स वाई जेड, आर, टी पी क्यू, सी, ई पी एस, के। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 वेरिएबल, 1 2 3 4 5 6 7 वेरिएबल डिक्लेयर किए। पी और एक्स वाई जेड कैसा है, इंटीजर टाइप का है। आर और टीपीएस कैसा है, फ्लोट टाइप का। सी और ईपीएस कैसा है, डबल टाइप का। के कैसा है, कैर टाइप का। तो आप समझ गए, पी और एक्स वाई जेड जो है वो इंटीजर टाइप का है, ठीक है। फिर टी और टीपी क्यू जो है वो फ्लोट टाइप का है। सी और ईपीएस जो है वो डबल टाइप का है, और के जो है वो कैर टाइप का है। समझ गए। अब अंतर क्या है, इन सारे वेरिएबल में अंतर क्या है। पहला अंतर तो ये है कि p और एक्स वाई जेड में आप सिर्फ इंटीजर डाल सकते हैं, 70 डाल दीजिए, यहाँ पे 800 डाल दीजिए, ठीक है। t और टी पी क्यू में आप फ्लोट डाल सकते हैं, 9.63, 9.63 और डाल दीजिए 25.835, इसमें आप सिर्फ फ्लोट डाल सकते हैं। सी और ईपीएस में आप डबल डाल सकते हैं, डाल दीजिए 9.8635 कुछ भी होगा, फिर दूसरा हो गया 15.8967 कुछ होगा अपना, ठीक है। और के में आप सिर्फ कैरेक्टर डाल सकते हैं, जैसे डी डाल दीजिए, ठीक है। पहला अंतर तो ये हो गया कि इंटीजर वाले में सिर्फ इंटीजर डाल सकते हैं, फ्लोट वाले में फ्लोट डाल सकते हैं, डबल वाले में डबल डाल सकते हैं, और कैरेक्टर में सिर्फ कैरेक्टर डाल सकते हैं। दूसरा अंतर क्या है, इसको ध्यान से सुनिए। इंटीजर वेरिएबल जो है मेमोरी में 4 बाइट जगह लेगा, कितना लेगा, 4 बाइट। तो एक इंटीजर वेरिएबल कितना लेगा, 4 बाइट। आपने डिक्लेयर किया है 2 इंटीजर वेरिएबल, तो 4 + 4 8 बाइट, 8 बाइट, ठीक है। फ्लोट भी, एक फ्लोट वेरिएबल लेगा 4 बाइट, ठीक है। तो 2 फ्लोट वेरिएबल है ना, तो टोटल 4 + 4 8 बाइट। डबल जो है वो इकलौता एक वेरिएबल सिर्फ लेगा 8 बाइट। डबल कितना लेगा, 8 बाइट। तो 2 डबल आपने डिक्लेयर किया है, 2 डबल वेरिएबल, तो डबल वेरिएबल आपके प्रोग्राम में लेगा 8 + 8 16 बाइट। और कैरेक्टर जो है वो लेगा मात्र 1 बाइट, ठीक है। आपको बाइट वाइट पता होगा ना, जैसे आपका रैम मान लीजिए है 6 GB का, तो 6 GB में कितना बाइट होगा, बहुत ज़्यादा होगा। ध्यान से देखिए, 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट, ठीक है। और 1024 बाइट बराबर होता है 1 किलोबाइट, और 1024 किलोबाइट बराबर होता है 1 मेगाबाइट, और 1024 मेगाबाइट बराबर होता है 1 GB, गीगाबाइट, ठीक है। तो 6 GB में कितना बाइट होगा, बहुत ज़्यादा होगा। अरे वाह, आप तो बहुत ज़्यादा वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल तो कुछ भी नहीं लेता है। ये जो है 4 बाइट लिया इंटीजर वाला, डबल वाला ज़्यादा से ज़्यादा 8 बाइट लिया, आपके पास तो 6 GB रैम है, बैठ के एकदम मस्त वेरिएबल डिक्लेयर करते रहिए। समझ गए ना। तो आप देख रहे हैं ना, बहुत कम लेता है, लेकिन जब आपका प्रोग्राम काफ़ी बड़ा होता है तो यही सब ऐड होके काफ़ी मेमोरी ले लेते हैं, वेरिएबल्स वगैरह, ठीक है। तो यही आपको बताना था। अब आप सोचिए कि इंटीजर 4 बाइट लेता है, डबल 8 बाइट लेता है ना, कैरेक्टर मात्र 1 ही बाइट लेता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो ये कंप्यूटर साइंस में फिक्स किया गया है, ठीक है। ये आपको याद करना है कि इंटीजर 4 बाइट लेगा, एक इंटीजर वेरिएबल 4 बाइट लेगा, एक फ्लोट 4 बाइट लेगा, एक डबल 8 बाइट लेगा, एक कैरेक्टर 1 बाइट लेगा। लेकिन कंप्यूटर साइंस में ऐसा क्यों फिक्स किया गया, कैरेक्टर को 1 ही बाइट क्यों दिया गया है, इंटीजर को 4 बाइट क्यों दिया गया है? तो इसके बारे में मैं आपको अभी थोड़ा समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इंटीजर को 4 बाइट क्यों दिया गया है, इंटीजर या फ्लोट को 4 बाइट क्यों दिया गया है, डबल को 8 क्यों दिया गया है, कैरेक्टर को 1 बाइट क्यों दिया गया है। तो मैं आपको इंटीजर और कैरेक्टर का समझा दूंगा, आपको फ्लोट डबल उसी में अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों इंटीजर को 4 बाइट दिया गया है। तो अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि कंप्यूटर साइंस में C++ प्रोग्रामिंग में जब हम कोई इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे डिक्लेयर किया x,
एक्स एक वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का है, तो उसको मिलता है मेमोरी में 4 बाइट का जगह। जबकि कोई कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर किए जेड, जो कि है कैरेक्टर टाइप का, तो उसको मात्र मिला 1 बाइट। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। उसके पीछे कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये भेदभाव ऐसा क्यों हुआ कि इंटीजर वेरिएबल को 4 बाइट का जगह मिल गया मेमोरी में और कैरेक्टर वेरिएबल को मात्र 1 ही बाइट का मिला, ऐसा क्यों? तो आइए ध्यान से समझते हैं। आपको पता है कि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी समझता है। जैसे कि अगर आप 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, तो कंप्यूटर ये 1 2 3 नहीं समझता है, इसका बाइनरी समझता है। आपको आता है कन्वर्ट करने? 1 का बाइनरी क्या होगा? 1 का बाइनरी 1 ही होगा। 2 का बाइनरी क्या होगा? 1 0 होगा। 3 का बाइनरी 1 1। 4 का बाइनरी 1 0 0। तो आप भले ही लिखते हैं इंट p इज इक्वल टू 4, लेकिन ये p इज इक्वल टू 4 यानी ये जो p वेरिएबल है ना, इसमें 4 है, वो कैसे रहता है मालूम? वो बाइनरी में रहता है। और बाइनरी क्या होता है? 1 0 0। तो बाइनरी में लिखाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं समझाने के लिए आपको भले ही बता देता हूँ कि p के अंदर 4 है, लेकिन 4 एक्चुअली में कैसे होता है? बाइनरी में होता है। समझ गए? कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी समझता है। तो जब आप 1 लिखते हैं तो उसके बदले 1 का तो 1 ही होता है, 2 का होता है 1 0, 3 का होता है 1 1, 4 का होता है 1 0 0, 5 का बाइनरी क्या होता है? 1 0 1, ठीक है। बाइनरी क्या होता है? जिसमें सिर्फ 1 और 0 हो, 1 और 0 हो, ठीक है। तो कंप्यूटर जो है सिर्फ बाइनरी में समझता है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि 1 बाइट होता है 8 बिट, यानी 1 बाइट में कितना होता है? 8 बिट होता है। तो 4 बाइट में कितना होगा? 32 बिट। तो जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट x, तो 32 बिट मेमोरी उसको मिलेगा। x जो वेरिएबल है वो क्या? इंटीजर टाइप। और इंटीजर को कितना बाइट मिलता है? 4 बाइट मिलता है, ये मैंने बताया ना आपको। और 4 बाइट में कितना बिट होगा? 32 बिट। क्यों? क्योंकि 1 बाइट में होता है 8 बिट, तो 4 बाइट में क्या हो जाएगा? 4 8 जा 32 बिट, ठीक है। तो एक वेरिएबल जब आपने डिक्लेयर किया x, तो x को मिलेंगे 32 बिट। और एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा, ये है x वेरिएबल, ये x वेरिएबल है मेमोरी में, उसको जगह मिल गया। और ये कितना है? 4 बाइट है, यानी कि 32 बिट है। ये काउंट कीजिए, 1 2 3, ये 32 बिट है। तो x कुछ ऐसा इतना बड़ा होता है, 4 बाइट। 4 बाइट कुछ इतना बड़ा होता है, 32 बिट, ठीक है। लेकिन हम लोग समझने के लिए 4 बाइट ऐसे बना दिए, 8 बाइट थोड़ा सा बड़ा बना दिए, 1 बाइट थोड़ा छोटा बना दिए, लेकिन एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन बिट में होता है। तो 4 बाइट में 32 बिट होगा, 1 बाइट में 8 बिट होगा। 1 बाइट में कितना होगा? 8 बिट। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 1 बाइट, ठीक है। 4 बाइट में 32 बिट, ठीक है। तो आप फिर से आ जाइए। तो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना आता है आपको, रियल नंबर को। जैसे 0 का बाइनरी क्या हो जाएगा? 0, 1 का बाइनरी 1, 2 का 1 0, 3 का 1 1, 4 का 1 0 0, 5 का 1 0 1, 6 का 1 1 0, 7 का 1 1 1, 8 का 1 0 0 0, 9 का 1 0 0 1, 15 का 1 1 1, ठीक है। तो अब देखिए, अगर आपको 15 कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर करना है, 15 कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर करना है, तो कितना बिट लगेगा? तो ध्यान दीजिए, कितने हैं? 1 2 3 4, 4 बिट लगेगा। तो 15 जो है 4 बिट से रिप्रेजेंट हो जाएगा कंप्यूटर में। अगर आपको 0 को रिप्रेजेंट करना है कंप्यूटर में, तो वो मात्र 1 बिट में हो जाएगा। अगर आपको 3 को रिप्रेजेंट करना है, तो उसको लगेंगे 2 बिट। 2 को रिप्रेजेंट करना है, तो उसको भी लगेंगे 2 बिट, ठीक है। 7 को रिप्रेजेंट करना है, तो उसको लगेंगे 3 बिट। अच्छा, तो एक इंटीजर वेरिएबल जो हो गया x, इसमें तो है 32 बिट, इसमें कितना है? 32 बिट। तो जब हम करेंगे x इज इक्वल टू 2, तो 2 का बाइनरी क्या होता है? 1 0। 2 का बाइनरी क्या होता है? 1 0। तो ये तो मात्र 2 बिट में हो जाएगा काम। जी हाँ, 2 बिट में हो जाएगा। लेकिन x एक इंटीजर वेरिएबल है,
तो इसको मिलेगा 32 बिट, और हमारा काम मात्र 2 ही बिट में हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि x में हमने डाला है 2, तो ये 32 बिट कैसे भराएगा? 1 0 भरा जाएगा, अब बाकी सब में 0 चला जाएगा। ठीक है, तो एक चीज जान लीजिए कि 1 0 का मतलब क्या हो गया? 2। इसके आगे कितना भी 0 लगा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका मतलब भी हुआ 2 ही। ठीक है, 1 नहीं लगाइएगा, 0 लगा दीजिए, तो ये भी हो गया 2 ही। तो जब आप करते हैं इंट x इज इक्वल टू 2, तो x नाम का एक वेरिएबल बना जिसको 32 बिट मिल गए, उसमें 2 चला जाएगा। और 2 कैसे जाएगा? 1 0। 2 का मतलब क्या हुआ? 1 0। बाइनरी में जाएगा ना, तो 2 का मतलब हुआ 1 0। ठीक है, तो 1 0 ऐसे आएगा, 1 0 और बाकी सब में 0 चलाएगा। ठीक है, तो आप एक चीज़ समझ रहे होंगे कि जब 2 जो है मात्र 2 बिट में भर गया, तो इतना मेमोरी तो वेस्ट हो ही गया। हाँ, वाकई में ये वेस्ट हुआ है, टू बी ऑनेस्ट, ये बर्बाद हो गया। ठीक है, तो इतना बर्बाद तो हुआ, लेकिन चूंकि हमको इंटीजर को एक लार्ज वैल्यू देना था, 4 बाइट 32 बिट देना था, तो हमने उसको दे दिया। तो 32 बिट दिया क्यों? क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटीजर को रिप्रेजेंट कर सकें। क्या कहने का मतलब है, समझिए। 2 तो 2 बिट में आ गया, 2 अगर आपको डालना था x इक्वल टू 2, तो 2 बिट में आ गया क्योंकि 1 0 था। लेकिन अगर आपको x इज इक्वल टू करना है 15, तो 4 बिट लगेंगे ना, 4 बिट लगेंगे। ठीक है, तो अगर उसी तरह से अगर आपको करना है x इज इक्वल टू 50,000 कुछ, तो ज़्यादा बिट लगेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो इसीलिए इन्होंने एक स्टैंडर्ड वैल्यू दे दिया 32 बिट का इंटीजर को 4 बाइट दे दिया। क्यों? ताकि हम इंटीजर के वेरिएबल में ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा संख्या डाल सकें। अगर मान लीजिए कि वो इंटीजर वेरिएबल को 2 ही बिट देते, कहते कि इंटीजर वेरिएबल का साइज 4 बाइट नहीं होगा, 2 बिट होगा, तो क्या होता मालूम? आप जब डिक्लेयर करते वेरिएबल इंट x और उसमें डालते 2, तब तो ठीक है, 2 बिट का है, 1 0 आ गया। लेकिन जब आप डालते 3 तो भी आ जाता है क्योंकि वो 2 ही बिट का है। लेकिन अगर आप x में डालते 4, तो ये कितने बिट का है? 1 0 0, 3 बिट का। तो कहता भाई ये जो तुम्हारा कंप्यूटर है ना, इंटीजर को मात्र 2 ही बिट देता है, तो इसमें तुम 3 से ज़्यादा बड़ा संख्या जमा ही नहीं कर पाओगे, 3 ही तक जमा कर पाओगे। x इज इक्वल टू 4 करोगे तो इंटीजर ओवरफ्लो हो जाएगा। क्या होगा इंटीजर ओवरफ्लो? तुम्हारा ये जो 4 है वो 3 बिट का है, और तुम्हारा कंप्यूटर साइंस जो है इंटीजर को 2 ही बिट दे रहा है, तो 1 0 0, एक 0 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इंटीजर ओवरफ्लो हो जाएगा। तो इसीलिए इंटीजर को दिया इन्होंने 32 बिट, 4 बाइट, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा संख्या का इंटीजर जमा कर सकें। कितना बड़ा संख्या का इंटीजर जमा होगा? क्योंकि 4 बाइट है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। क्या है? 2 का पावर जितना बिट है, कितना बिट है इंटीजर के लिए? 4 बाइट यानी कि 32 बिट, 2 का पावर 32। तो इतना बड़ा संख्या आप डाल सकते हैं। x में आप डाल सकते हैं x इज इक्वल टू 2 का पावर 32। अगर आप x में डालना चाहे 2 का पावर 32 प्लस 1 तो नहीं आएगा। मैक्सिमम वैल्यू जो इंटीजर में आप डाल सकते हैं वो है 2 का पावर 32, और ये बहुत बड़ा वैल्यू है। 2 को 32 बार गुना कीजिए, बाप रे, बहुत बड़ा वैल्यू है। ठीक है, अब कैरेक्टर को 1 ही बाइट क्यों दिया? कैरेक्टर को 1 ही बाइट क्यों दिया? क्योंकि कैरेक्टर गिने चुने हैं, 128 से 129 कैरेक्टर है मात्र। देखिए इंटीजर तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। ठीक है, सारा इंटीजर तो हम x में जमा भी नहीं कर पाएंगे। 4 बाइट हमने डिफाइन करके रखा है, उससे बड़ा इंटीजर नहीं जमा होगा। 2 का पावर 32 से ज़्यादा बड़ा इंटीजर इधर नहीं आएगा मेमोरी में, किसी भी वेरिएबल में, किसी भी इंटीजर वेरिएबल में जो मैक्सिमम वैल्यू डाल सकते हो वो है 2 का पावर 32, इससे ज़्यादा नहीं डाल सकते हो। ठीक है, 2 का पावर 32 से कम ही डालोगे। ठीक है, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, नंबर का तो अंत नहीं है, नंबर अनंत है। जबकि कैरेक्टर क्या है, ज़्यादा है नहीं, 128 से 129 कुछ इसी तरह से है, आप नेट पे चेक कर लीजिएगा। तो 8 बिट काफ़ी है। 8 बिट में देखो कितना रिप्रेजेंट हो जाएगा, 2 का पावर 8, यानी कि 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 256 आ जाएगा।
तो 256 से कम ही है कैरेक्टर, तो सारा कैरेक्टर 1 बाइट में समा जाएगा, तो इसीलिए कैरेक्टर को 1 बाइट दे दिया। फ्लोट को 4 बाइट दिया, क्योंकि फ्लोट भी तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है ना, डबल भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, तो डबल को 8 बाइट दिया। ठीक है, तो आप समझ गए ना क्यों दिया 4 बाइट 8 बाइट देने के पीछे रीजन। अच्छा, ये फॉर्मूला 2 का पावर 32 कैसे आया पता चला ना आपको? देखिए एक चीज़ देखिए, अगर आपके मेमोरी में एक ही बिट है, अगर एक ही बिट है तो आप कितना नंबर ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं? 2 का पावर 1। अगर एक ही बिट है तो 2 का पावर 1, सिर्फ 2 नंबर स्टोर कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। आप सिर्फ 2 नंबर स्टोर कर सकते हैं एक बिट का, अगर मेमोरी है तो। अगर एक बिट का मात्र मेमोरी है तो आप अपने कंप्यूटर में 2 नंबर स्टोर कर सकते हैं। कौन कौन? 0 और 1, क्योंकि 0 रिप्रेजेंट होता है 0 से, 1 होता है 1 से, दोनों में एक एक बिट ही है। तो 0 और 1 यानी कि 2 नंबर आप स्टोर कर सकते हैं अगर आपके पास मेमोरी सिर्फ 1 बिट का। लेकिन अगर आपका मेमोरी 2 बिट का है तो आप कितना नंबर स्टोर कर सकते हैं? 0 तो स्टोर कर ही सकते हैं, 0 0, 1 भी स्टोर कर सकते हैं, 0 1, 2 स्टोर कर सकते हैं, 1 0, और 3 स्टोर कर सकते हैं, 1 1। तो अगर आपका 2 बिट का है तो इसमें 4 नंबर टोटल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 2 का पावर 2, अगर तो 2 का पावर 2, अगर 2 बिट है तो 2 का पावर 2, 4 बिट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास 3 बिट मेमोरी है तो टोटल आप 8 नंबर 0 से 7 तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 0 से 7 टोटल कितना हो गया? 8 नंबर। अगर आपके पास 4 बिट है तो आप टोटल 0 से 15 तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि टोटल 16 नंबर है। 0 से 15 तक क्या हो जाएगा? 16 नंबर। 0 भी है ना, तो 1 से 15 15 नंबर, 0 जुट गया तो 16 नंबर। तो आप देखिए, अगर आपके पास 4 बिट है तो 16 नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं टोटल। तो उसी तरह से अगर आपके पास 4 बाइट है यानी कि 32 बिट है तो 2 का पावर 32, इतना नंबर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं ये चीज़ आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि अगर आपके पास मेमोरी में इंटीजर के लिए सिर्फ 2 ही बिट दिया जाता, जैसे अगर आप इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करते x और आपको सिर्फ 2 ही बिट दिया जाता है x के लिए, तो आप x में ज़्यादा से ज़्यादा कितना वैल्यू डालते हैं मालूम? आप x इज इक्वल टू 0 कर सकते थे, यानी x में आप 0 डाल सकते थे। आप x इज इक्वल टू 1 कर सकते थे, यानी x में आप 1 डाल सकते थे। आप x इज इक्वल टू 2 कर सकते थे, यानी x में आप 1 0 कर सकते थे। आप x इज इक्वल टू 3 कर सकते थे, यानी x में आप 1 1 कर सकते थे। जब आप करते x इज इक्वल टू 4 तो एरर आने लगता। क्यों? आपको क्या बोलता कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही बिट है, x जो वेरिएबल है ना इंटीजर, इसके पास सिर्फ 2 ही बिट है, ठीक है, और 4 जो है वो लेता है 3 बिट। तो आप जब x इक्वल टू 4 करते तो क्या होता मालूम? 1 0 0, ये 0 ओवरफ्लो कर जाता, तो 4 स्टोर नहीं हो पाता, ठीक है, क्योंकि 4 को चाहिए 3 बिट और x के पास कितना है? मात्र 2 ही बिट है, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया गया? इंटीजर को दिया गया 4 बाइट, 4 बाइट दिया गया, यानी कि 32 बिट दिया गया। क्यों? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा नंबर, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में जो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा नंबर है उसको हम लोग इंटीजर में डाल सकें। समझ गए ना? तो इस चीज़ को आप समझ गए ना? अगर इंटीजर को मात्र 2 ही बिट दिया जाता तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 तक स्टोर कर पाते हैं, 0 1 2 और 3। 3 के बाद अगर आप 4 स्टोर करना चाहते हैं तो 2 बिट में 4 स्टोर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 को है 3 बिट, है ना, 1 0 0, तो 1 0, ये 0 बाहर हो जाता, ठीक है, तो 4 स्टोर नहीं हो पाता। तो 2 बिट में हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना स्टोर कर पाते? 3 तक। क्यों? क्योंकि 0 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है वो 0, तो 0 को आप 0 0 भी लिख सकते हैं, तो 2 बिट में 0 0 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। 1 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है 1, तो 1 को आप 0 1 भी लिख सकते हैं, तो ये आ गया 0 1। 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है 1 0, तो 1 0। 3 का होता है 1 1, तो 1 1। 4 का होता है 1 0 0, तो 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको लगेगा कम से कम 3 बिट मेमोरी। 4 यहाँ आ सकता है, 2 बिट में 4 नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए ना कि हम इंटीजर को 4 बाइट क्यों दिए? इंटीजर को हमने 32 बिट दे दिया, 4 बाइट दे दिया। क्यों? ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा नंबर x इज इक्वल टू 80 लाख कुछ कुछ
तक जमा कर सके एक्स के अंदर, ठीक है, इसीलिए हमने इंटीजर को बड़ा नंबर दिया, ठीक है। तो डेटा टाइप्स खत्म हो गया, वेरिएबल्स भी खत्म हो गया, ठीक है। तो हमने आज क्या क्या पढ़ लिया, अभी तक हमने डेटा टाइप्स पढ़ लिया, ठीक है, और वेरिएबल्स पढ़ लिया। अब जो है हम इन दो टॉपिक पे कोडिंग करेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत कोडिंग करेंगे। उसके बाद आज का आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे ऑपरेटर, ठीक है। तो कोडिंग करेंगे, उसके बाद ऑपरेटर पढ़ेंगे। डेटा टाइप खत्म, वेरिएबल्स खत्म, उसके बाद कोडिंग करेंगे, फिर ऑपरेटर पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए डेटा टाइप में ना एक एडवांस टॉपिक आता है मॉडिफायर्स, ठीक है। डेटा टाइप में एक एडवांस टॉपिक आता है मॉडिफायर, जिसमें कि हम लोग पढ़ते हैं लॉन्ग, शॉर्ट, ये सब हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग एडवांस C++ पढ़ेंगे तब, ठीक है। डेटा टाइप्स का जो बेसिक था वो डिटेल में मैंने आज आपको पढ़ा दिया। ये जो बिट वाइज सब होता है ना, बिट, ये सब लोग नहीं बताते हैं, बताते हैं लेकिन सब लोग नहीं बताते हैं। इतना डिटेल में मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, ताकि इंटरव्यू में आपको कोई फंसा ना सके। तो हमारा डेटा टाइप्स वेरिएबल्स खत्म हो चुका है। अब हम लोग शुरू करेंगे कोडिंग इन दोनों का, उसके बाद आखिरी में पढ़ेंगे ऑपरेटर। तो हम लोग कोडिंग शुरू करेंगे, उसके पहले एक छोटा सा चीज़ बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जैसे कि 15 है, तो 15 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 1 1 1 1, ठीक है। 2 है, उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 1 0। तो जब आप प्रोग्राम लिखते हैं ना, तो आप वेरिएबल डिक्लेयर कीजिए प्रोग्राम लिखते टाइम, इंट x, ठीक है। और x में अगर आपको 15 डालना है तो आप कैसे डालेंगे प्रोग्राम में, x इज इक्वल टू 15 डालेंगे या x इज इक्वल टू उसका बाइनरी डालेंगे 1 1 1, क्या डालेंगे, आप डालेंगे x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 1 1 आप नहीं डालिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो प्रोग्रामर होते हैं वो बाइनरी में वैल्यू नहीं डालते हैं, बाइनरी में कन्वर्ट करता है कंपाइलर। जब आप अपने प्रोग्राम में कीजिएगा x इज इक्वल टू 15, तो x जो वेरिएबल होगा मेमोरी में, है ना, इसके अंदर 15 आ जाएगा और वो 15 कन्वर्ट हो जाएगा बाइनरी में। और ये कन्वर्ट करने वाला काम कौन करेगा, कंपाइलर करेगा, प्रोग्रामर को करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप जब प्रोग्राम लिखिएगा और उसमें कोई वैल्यू डालिएगा, इंट x और x इज इक्वल टू 15 डालना है, तो आप 15 जैसे हम रेगुलरली 15 लिखते हैं ना, वैसे ही 15 डालना है आपको, ठीक है। आपको x इज इक्वल टू 1 1 1 ऐसे नहीं डालना है, बाइनरी में नहीं डालना है। अगर आप डालिएगा x इज इक्वल टू 1 1 1 1, तो क्या होगा, इसका अलग मतलब होगा, ये हो जाएगा 1111, ठीक है। तो बाइनरी में वैल्यू प्रोग्रामर नहीं डालता है, प्रोग्रामर जो है रियल नंबर में ही डालता है, इंटीजर में ही डालता है, बाइनरी में तो कन्वर्ट हो जाएगा कंपाइलर के मदद से। तो आइए अब डेटा टाइप और वेरिएबल पे कुछ प्रोग्राम करें, ठीक है। तो पहला प्रोग्राम हमारा देखिए क्या है। पहले लाइन में हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है x, और x में 50 वैल्यू डाल दिया, ठीक है। जिस समय डिक्लेयर किया उसी समय वैल्यू भी डाल दिया, इसको क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। दूसरा वेरिएबल हमने बनाया है y को हमने डिक्लेयर किया लेकिन उसमें वैल्यू डाला अगले लाइन में, इसको बोलते हैं असाइनमेंट, ठीक है। y में हमने 70 असाइन कर दिया। फिर ये जो नेक्स्ट लाइन है इसमें हमने x और y का वैल्यू प्रिंट किया, ठीक है। तो बताइए x का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, x में क्या है 50, तो 50 आ जाएगा, ठीक है। और y में क्या आ जाएगा, y में आ जाएगा 70। फिर अगला लाइन देखिए, इसमें हमने x इज इक्वल टू 53 कर दिया। पहले x में 50 था, अब x में क्या कर दिया 53, तो x में जो है वैल्यू अपडेट हो गया, तो x का वैल्यू हो गया 53। तो जब आप x और y को दोबारा प्रिंट कीजिएगा तो क्या होगा, क्या आएगा बताइए, x का वैल्यू आ जाएगा 53 और y को हमने अपडेट किया है क्या, नहीं, y तो 70 ही है, कोई अपडेट नहीं है किया, ठीक है। तो y में आ जाएगा वैल्यू 70। अच्छा, मान लीजिए कि अगले लाइन में हम लोग कर दें y इज इक्वल टू 68, तो यहाँ पे क्या y का वैल्यू 68 आएगा या 70 आएगा बताइए, 70 आएगा। क्यों, क्योंकि y का वैल्यू हमने नीचे जाके अपडेट किया है, यहाँ इसके ऊपर तक तो 70 ही है, यहाँ तक तो y का वैल्यू 70 ही है, y का वैल्यू तो इस लाइन में जाके बदला है। तो फिर से अगर आप एक्स वाई प्रिंट कीजिएगा, फिर से अगर XY प्रिंट कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, तब देखिए क्या होगा,
तब x का वैल्यू आ जाएगा 53 और y का वैल्यू आ जाएगा 68। ठीक है, y का वैल्यू आ जाएगा 68। इसको बोल देते हैं तिवारा। तो पहली बार x और y का वैल्यू आ जाएगा 50 एंड 70। यहां जब प्रिंट कीजिएगा तो x का वैल्यू 50, y का वैल्यू 70, क्योंकि इसके ऊपर जो लास्ट स्टेटमेंट है x के लिए, मतलब लास्ट अपडेट है x के लिए, वो क्या है 50, y के लिए 70। यहां पे जब आप प्रिंट कीजिएगा x और y का वैल्यू, तो x का लास्ट अपडेट क्या है 53, y का लास्ट अपडेट अभी भी 70 ही है। ठीक है, तो 53 और 70। जब यहां प्रिंट कीजिएगा x और y, तो x का लास्ट अपडेट क्या है 53 ही है। ठीक है, उसके बाद x में कोई अपडेट हुआ नहीं है। और y का लास्ट अपडेट क्या है 68, उसके बाद कोई अपडेट हुआ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स वाई आ जाएगा 50 70, यहाँ पे एक्स वाई आ जाएगा 53 70, यहाँ पे एक्स वाई आ जाएगा 53 68। ठीक है, तो जब भी आप प्रोग्राम रन करते हैं तो लाइन बाय लाइन चलता है, मेन से स्टार्ट होता है, लाइन बाय लाइन चलता है। तो आइए इसको रन करते हैं, देखते हैं हमने जो सोचा है किया वही आउटपुट आएगा क्या। हाँ देखिए, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई 50 70, फिर वैल्यू ऑफ एक्स वाई दोबारा 53 70, फिर वैल्यू ऑफ एक्स वाई तिवारा 53 68। देखा, देखा ना आपने। अभी नेक्स्ट प्रोग्राम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में मैंने क्या किया है कि मैंने 4 वेरिएबल डिक्लेयर किया। एक x जो कि इंटीजर टाइप का है, दूसरा है y जो कि फ्लोट टाइप का है, तीसरा है डबल मतलब z जो कि डबल टाइप का है, तीसरा वेरिएबल है z जो कि डबल टाइप का। पहला वेरिएबल है x जो कि इंटीजर टाइप का, दूसरा वेरिएबल है y जो कि फ्लोट टाइप का, तीसरा वेरिएबल है z जो कि है डबल टाइप का, और चौथा वेरिएबल है c जो कि है कैरेक्टर टाइप का। x में डाला है 5, y में डाला है 8.67, z में डाला है 9.5475, इस तरह से कुछ लंबा वैल्यू डाल दिया, और c में डाला है z। ठीक है, अब इसको प्रिंट कीजिए, प्रिंट कीजिए। देखिए हम लोग ने पहले x में वैल्यू डाला, फिर x को प्रिंट किया, y में वैल्यू डाला, फिर y को प्रिंट किया, फिर z में वैल्यू डाला, फिर z को प्रिंट किया अगले लाइन में, c में वैल्यू डाला, फिर c को प्रिंट किया। तो इसको रन कीजिए, सब प्रिंट स्टेटमेंट आ जाएगा, x में क्या है y में क्या है आपको पता है, लेकिन प्रिंट होके आएगा। देखिए x में है 5 क्योंकि हमने 5 डाला है, तो x में है 5, y में है 8.67, फिर z में है ये पूरा लंबा चौड़ा 9.45757 तक ही आया, उसके बाद नहीं आया। क्यों? क्योंकि डबल भी शायद इतना ही ले पाता है। ठीक है, ये कंफर्म आप भी कर सकते हैं नेट पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सी, सी प्रिंट कर रहे हैं, तो वैल्यू इनसाइड सी, वो क्या है जेड डाला हमने, तो जेड आ गया इधर। ठीक है, अब मैं आपको अगला प्रोग्राम दिखाऊंगा जिसमें मैंने जो आपको बताया कि इंटीजर लेता है 4 बाइट, फ्लोट लेता है 4 बाइट, डबल लेता है 8 बाइट और कैरेक्टर लेता है 1 बाइट, वो मैं प्रूफ दिखाऊंगा, सबूत दिखाऊंगा उसका। ठीक है, आइए कैसे देखते हैं, सबूत बताता हूं। जिस भी वेरिएबल का साइज आपको प्रिंट करना है, जैसे एक्स वाई जेड सी 4 वेरिएबल है ना, चारों का साइज प्रिंट करना है, तो कैसे प्रिंट करना होगा, एक फंक्शन आता है साइज ऑफ। जैसे ये सी आउट है ना, आपने याद किया है कि प्रिंट करने के लिए सी आउट यूज करना होगा, उसी तरह से किसी वेरिएबल का साइज कितना बाइट का है ये जानने के लिए आपको करना पड़ेगा साइज ऑफ, फिर ये पैरेंथेसिस ओपन क्लोज के अंदर उस वेरिएबल को दे दीजिएगा। क्या करना होगा, किसी वेरिएबल का आपको साइज जानना है तो ये फंक्शन याद कर लीजिए, साइज ऑफ, साइज ऑफ, और जो वेरिएबल डालना है उसको ये ओपन क्लोज पैरेंथेसिस के अंदर डाल दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए x का साइज क्या आएगा 4 बाइट क्योंकि x इंटीजर है, y का साइज क्या आएगा 4 बाइट क्योंकि y फ्लोट है, z का साइज क्या आएगा 8 बाइट, क्यों, क्योंकि z डबल है, और c का साइज क्या आएगा 1 बाइट, क्यों, क्योंकि c कैरेक्टर है। तो आइए रन करके देखते हैं। हाँ देखिए इंटीजर का आ गया 4 बाइट, फ्लोट का आ गया 4, डबल का 8, कैरेक्टर का 1 बाइट। अब अगला प्रोग्राम देखते हैं क्या है। हाँ अगला प्रोग्राम में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर x इंटीजर है तो उसमें आपको सिर्फ इंटीजर ही डालना होगा, आप उसमें स्ट्रिंग नहीं डाल सकते। मैंने क्या किया है, वेरिएबल इंटीजर बनाया लेकिन उसमें डाल दिया है स्ट्रिंग गीता, तो क्या होगा, कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। जब इस प्रोग्राम को आप रन कीजिएगा, देखिए रन हो रहा है, ये कंपाइलेशन एरर आ गया। क्यों? क्योंकि इंटीजर है, एक्स का डाटा टाइप इंटीजर है और आप उसमें स्ट्रिंग डाल रहे हैं, तो इसको सही कैसे करेंगे, इसमें आप कोई सा इंटीजर डाल दीजिए। ठीक है, तो ये ठीक हो जाएगा। आप देखिए रन करेगा, मस्त प्रिंट होके आएगा। देखिए जो वैल्यू आपने डाला वो प्रिंट होके आ गया। ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स क्या है जो एक्स के अंदर है,
जो आपने यहाँ पे डाला है, ठीक है। उसी तरह से एक अगला वेरिएबल है स्ट्रिंग का s, और उसमें मैंने डाल दिया 68 नंबर डाल दिया, तो फिर कंपाइलेशन एरर आएगा, क्योंकि स्ट्रिंग में तो आप स्ट्रिंग डालिएगा ना, तो यहाँ पे आप डाल दीजिए गीता, तो देखिए काम करेगा। अभी कंपाइलेशन एरर है ना, आप देखिए काम करेगा गीता, यस, ये देखिए आ गया, ठीक है। बस इतना ही। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। तो हमारा अगला टॉपिक है ऑपरेटर्स, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या हैं? ये स्पेशल सिंबल जो आप देख रहे हैं सारा बोर्ड पे, ये सब ऑपरेटर्स हैं। अब ऑपरेटर्स का डेफिनेशन क्या है? जिस तरह से मैथमेटिक्स में आपके ऑपरेटर्स होते थे, यानी दो नंबर को जोड़ने के लिए ये प्लस सिंबल आप यूज करते थे, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए ये वाला सिंबल यूज करते थे, उसी तरह से कंप्यूटर साइंस में भी ढेर सारे ऐसे सिंबल हैं जिनको कि हम ऑपरेटर्स बोलते हैं। ये यहाँ दो वेरिएबल पे लगेंगे, जिसको कि ऑपरेंड भी बोल सकते हैं। ये हमेशा वेरिएबल हो ये जरूरी नहीं है। यहाँ पे हम बोलते हैं दो ऑपरेंड पे लगेंगे। मैथ में आपके दो नंबर पे लगते थे 5+5, यहाँ पे दो ऑपरेंड पे लगेंगे। ये देखिए यहाँ पे भी जो ऑपरेंड हो गए ये वेरिएबल भी हो सकते हैं या दो कांस्टेंट नंबर भी हो सकते हैं। यहाँ भी आप 5+5 कर सकते हैं। तो टेक्निकली इनको ऑपरेंड बोलते हैं, ये दोनों साइड को, और ये जो सिंबल होता है इसको ऑपरेटर बोलते हैं। तो आपके मैथमेटिक्स में जितने ऑपरेटर थे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, वो सब तो यहाँ हैं ही, यहाँ और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, क्योंकि यहाँ बाइनरी में भी डेटा डील होता है। तो ऑपरेटर्स को जो है उनके कैटेगरी के हिसाब से 5 डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जो कि आपका वो सिंपल प्लस माइनस, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है, ये रिमाइंडर देता है और ये कोसेंट देता है। इसको हम डिटेल में देखेंगे। उसी तरह से दूसरा आता है रिलेशनल ऑपरेटर्स, जो दो नंबर के बीच में कोई कंपैरिजन करके रिलेशन बताता है, बड़ा कौन है छोटा कौन है। तीसरा है आपका लॉजिकल ऑपरेटर, इसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। फोर्थ है आपका प्री एंड पोस्ट ऑपरेटर, इसको भी देखेंगे। पांचवा है बिट वाइज ऑपरेटर, इसको हम लोग एक अलग लेक्चर में देखेंगे, ये जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें देखेंगे, इसको थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा। तो आज हम ये 4 देखेंगे। आइए एक एक करके शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। क्या है इसमें? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, रिमाइंडर और डिवीजन, मतलब कोसेंट देने वाला। दो नंबर ले लेते हैं, एक ले लेते हैं ए, उसको दे देते हैं 15 वैल्यू, दूसरा ले लेते हैं बी और उसमें वैल्यू दे देते हैं 4। तो ए प्लस बी करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? किसी जेड में स्टोर कर लीजिए तो आ जाएगा 60। उसी तरह से जेड में अगर ए माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा? आ जाएगा 11। ये सिंपल मैथ वाले हैं। उसी में अगर आप जेड में ए मल्टीप्लीकेशन बी करेंगे, यहां देखिए मल्टीप्लीकेशन का सिंबल थोड़ा अलग है, स्टार है, तो आ जाएगा आपको 60। तो ये देखिए आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इस तरह से काम करते हैं। आगे का जो दो ऑपरेटर आपको बता रहे हैं अर्थमेटिक में, वो थोड़ा सा ट्रिकी है। पहला है जो आपको डिवाइड करके कोसेंट देगा सिर्फ, और नेक्स्ट है वो क्या करेगा? डिवाइड करके आपको रिमाइंडर देगा। तो देखते हैं, ए क्या है अपना 15 और बी क्या है 4। तो 15 डिवाइडेड बाई 4 क्या आना चाहिए बताइए? पहला आपका सिर्फ कोसेंट देगा तो क्या आएगा? 4 3 जा 12, 3 टाइम ये बराबर होगा, 4 4 जा 16 हो जाता है, ये तो 15 है, तो ये 3 बार ही डिवाइड कर पाएगा 15 को। 4 जो है 15 को 3 बार डिवाइड कर पाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 3। ये पॉइंट में नहीं आता, ऐसा नहीं कि 3.75। नेक्स्ट है अपना रिमाइंडर वाला, तो 15 रिमाइंडर 4, 4 कितने बार में डिवाइड करेगा? 3 बार में, यानी 12, 4 3 या 12, तो 15 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ पे रिमाइंडर दो आ जाएगा वो आपका, वो भी संजोग से 3 ही आ गया। एक और लेके देखते हैं, इससे पहले कि कंफ्यूजन हो जाए। 16 करते मान लीजिए और उसको करते 4 से डिवाइड, ये भी लफड़ा देगा। 3 से डिवाइड कीजिए तो क्या होगा? 16 डिवाइडेड बाई 3, तो ये क्या देगा? कोसेंट देगा। तो 16 डिवाइडेड बाई 3, 3 5 जब 15, तो ये 5 टाइम जाएगा तो 5 आ जाएगा। अभी 16 रिमाइंडर 3 करते तो क्या होता? 3 5 जब 15, 16 माइनस 15 1, रिमाइंडर 1 बचेगा। यहाँ देखिए
तो आपको क्लियर हो गया होगा। ये वाला ऑपरेटर जो है रिमाइंडर देगा डिवाइड करके, और ये वाला जो है कोसेंट देगा। कोसेंट पॉइंट में नहीं देगा, वो जितना बार बराबर डिवाइड हो रहा है उतना ही डिवाइड करके दे देगा। जैसे 15 डिवाइडेड बाई 4, 4 3 जा 12, 3 टाइम बराबर डिवाइड हो रहा था। उसी तरह से 16 डिवाइडेड बाई 3, 3 5 जा 15, 5 बार बराबर डिवाइड हो रहा था। अब ये 5 कैसे आया, 3 कैसे आया, ये सब तो सिंपल मैथ है, आपको पता होना चाहिए। और ये रिमाइंडर वाला में क्या होगा, रिमाइंडर दे देगा 15 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 3 जा 12 बराबर डिवाइड कर दिया। अब 15 माइनस 12 हो जाएगा 3। उसी तरह से 16 डिवाइडेड बाई 3, 3 5 जा 15, तो 16 माइनस 15 इज इक्वल टू 1, तो रिमाइंडर आपको दे देगा। उसी तरह से जब बोला जाता है कि चेक कीजिए कि दो नंबर जो है वो बराबर आपस में डिविजिबल है कि नहीं, तो उसमें रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। जैसे 16 डिवाइडेड बाई 4 कीजिएगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो उसी तरह से हम लोग इस तरह से चेक करते हैं। रिमाइंडर अगर 0 है तो मतलब बराबर डिविजिबल है, उसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचने वाला है। तो अभी जो मैंने आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ाया उसी का प्रोग्राम करके दिखाते हैं, ठीक है। बोर्ड पे मैंने एक छोटी सी गलती कर दी, 15 प्लस 4 19 होगा, मैंने बाय मिस्टेक 60 लिख दिया था, ठीक है। तो अभी जो प्रोग्राम बोर्ड पे किया उसी को यहाँ रन करवा के देखेंगे। तो देखिए मैंने दो नंबर ले लिए जो बोर्ड पे लिया था, ए में डाल दिया है 15 और बी में डाल दिया है 4। दो इंटीजर वेरिएबल हैं ए और बी, ए में डाल दिया 15, बी में डाल दिया 4। और मैंने 5 वेरिएबल और बनाए हैं, एक में एडिशन का रिजल्ट डालूंगा, दूसरे में मल्टीप्लिकेशन का, तीसरे में सब्ट्रैक्शन का, चौथे में कोसेंट, पांचवें में रिमाइंडर। तो हमारा वेरिएबल का नाम है रिजल्ट एडिशन, रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन, रिजल्ट सब्ट्रैक्शन, रिजल्ट कोसेंट, रिजल्ट रिमाइंडर। शुरू में सब में जीरो भर दिया है, डाल दिया है, ठीक है। शुरू में सब में जीरो डाल दिया है। अब देखिए रिजल्ट एडिशन में हमने क्या डाला, a प्लस बी, तो क्या होगा, आंसर क्या आएगा इसका, 19, ठीक है। तो अगले लाइन में मैंने प्रिंट किया है तो यहाँ 19 प्रिंट होके आएगा। मल्टीप्लिकेशन में मैंने किया है a इंटू बी, तो a क्या है 15, b क्या है 4, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 60, है ना। फिर सब्ट्रैक्शन में क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन में 15 माइनस 4 11, ठीक है। फिर कोसेंट क्या होगा, कोसेंट यहाँ 3 ही होगा, मैंने बताया था आपको, और रिमाइंडर भी 3 ही होगा, ठीक है। तो अब इस प्रोग्राम को रन करा के दिखाता हूँ आपको। देखिए एडिशन 19, मल्टीप्लिकेशन 60, सब्ट्रैक्शन 11, कोसेंट 3, रिमाइंडर 3, ठीक है। रिमाइंडर में क्या होता है, जो डिवीजन करने के बाद रिमाइंडर बचता है वो वैल्यू मिलता है हमको। कोसेंट में क्या होता है, डिवीजन करने के बाद जो कोसेंट बचता है वो वैल्यू हमको मिलता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे करूँ 20 डिवाइडेड बाय 4 और उसमें हमको रिमाइंडर दो, तो रिमाइंडर 0 आएगा ना, आएगा कि नहीं। आप नंबर भी डायरेक्ट कर सकते हैं ऑपरेशन में, जरूरी नहीं है कि वेरिएबल में पहले डाल लें फिर करें, डायरेक्ट नंबर को भी कर सकते हैं। तो 20 डिवाइडेड बाई 4 कीजिएगा तो रिमाइंडर अब 0 आएगा, देखिए देखिए रिमाइंडर 0 आया ना। उसी तरह से 20 कोसेंट 4 कीजिएगा तो 24 5, 5 4 जा 20, 5 आएगा कोसेंट, देखिए कोसेंट 5 आ जाएगा, ये देखिए कोसेंट 5 रिमाइंडर 0, ठीक है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर का मैंने प्रोग्राम करके आपको दिखा दिया, बाकी मैं बोर्ड पे ही सिर्फ समझा दूंगा, आप मुझे प्रोग्राम लिख के कमेंट में डाल दें, ठीक है। खुद से ही आप प्रोग्राम लिखिए और कमेंट में पेस्ट कर दीजिए। तो अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है कि दो वेरिएबल के बीच में, या आगे जाके आप देखेंगे एक्सप्रेशंस के बीच में, अभी आप वेरिएबल मानिए, दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन बताएगा, और अगर वो रिलेशन सही हुआ तो वो आपको ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू को 1 लेते हैं, और अगर रिलेशन सही नहीं हुआ तो फॉल्स रिटर्न करेगा और उसको 0 लेते हैं। मतलब आपका आउटपुट 1 या 0 होगा जब आप रिलेशन ऑपरेटर लगाएंगे दो वेरिएबल के बीच में। तो जैसे हमने यहाँ पे लिया एक बी वेरिएबल जिसका 0 दिया, सी का वैल्यू 7 और डी का वैल्यू 5, और ये सारे ऑपरेटर हैं आपके ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो ये सब में एक एक करके देखेंगे और देखेंगे रिजल्ट क्या आता है। हमने एक वेरिएबल ले लिया z जिसमें रिजल्ट स्टोर करेंगे, और ये ऑपरेटर लगाया c ग्रेटर देन d। क्या ये सही है, मतलब c क्या d से बड़ा है, देखिए c का वैल्यू क्या है 7,
डी का वैल्यू क्या है 5, तो सी तो बड़ा है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा ट्रू। ट्रू माने 1, तो यहाँ जेड में वैल्यू आ जाएगा 1, जेड का वैल्यू आ जाएगा 1, यानी ये वाला रिलेशन सही है। दूसरा देखिए कि b का वैल्यू क्या है 0 और c का वैल्यू क्या है 7, b इज नॉट इक्वल टू c, b इज नॉट इक्वल टू c, b 0 है c 7 है, ऑब्वियस है दोनों बराबर नहीं है, तो इसका भी रिजल्ट ट्रू आ जाएगा, तो x1 का भी वैल्यू आ जाएगा 1, ट्रू माने 1। तो यहाँ देखिए कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर आप लगाएं, रिजल्ट में या तो 1 आएगा या 0 आएगा, ये रिलेशनल ऑपरेटर का खासियत है। अब नेक्स्ट देखिए, चेक कर रहा है b इज इक्वल टू c, b क्या है 0, c क्या है 7, बराबर नहीं है ये, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 0, यहां पे 0 आ जाएगा क्योंकि b और c जो है वो बराबर नहीं है, तो ये अपना गलत हो गया, b और c बराबर नहीं है तो रिजल्ट आ जाएगा 0। नेक्स्ट आ गया कि d इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, d 5 है और b 0 है, ऑब्वियसली सही है ये, तो 1 आ जाएगा। फिर c 7 है, तो हम डायरेक्ट नंबर से कंपेयर करें, c इज इक्वल टू 7, हाँ है भाई, तो फिर आ जाएगा 1। सिर्फ यहाँ पे 0 आया क्योंकि b और c बराबर नहीं था, हम कंपेयर कर रहे हैं कि b इज इक्वल टू c, ऐसा नहीं है, तो उल्टा रिजल्ट यानी 0, फॉल्स, 0 आ गया। बाकी हर जगह हमारे जो रिलेशन हमने बना के रखे हैं वो सही हैं, तो 1 रिजल्ट आ गया। तो ये आपके जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं ये आगे जाके बहुत काम आते हैं, खास करके जब आप नेस्टेड इफ एल्स या फिर कोई भी डिसीजन मेकिंग इफ एल्स कुछ भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे काम आएगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब आप शुरू करें लॉजिकल ऑपरेटर, तो सबसे आसान और सबसे यूजफुल है लॉजिकल ऑपरेटर, और 3 ही हैं, पहला है एंड, दूसरा है और, तीसरा है नॉट। क्या बोलते हैं इसको, लॉजिकल ऑपरेटर। क्या करता है ये वो देखिए, ये 2 तरह के नंबर ही लेगा, मतलब नंबरों को इन्होंने 2 तरह के पार्ट्स में डिवाइड किया है, पहला है 0 और दूसरा है नॉन जीरो। 0 में सिर्फ 0 और नॉन जीरो में -1 2 -2 जितने भी आपके माइनस और प्लस नंबर हैं। तो इसने नंबरों को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, मतलब चीज़ों को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, 0 और नॉन जीरो। जब 0 और नॉन जीरो को जब 0 और नॉन जीरो को आप एंड करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 0। जब आप नॉन जीरो और नॉन जीरो को एंड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1। बस ये सिंपल याद रखना है कि एंड में अगर एक 0 आ गया तो रिजल्ट 0, अगर नॉन जीरो है तो रिजल्ट 1। अब नॉन जीरो में -1 एंड -1 भी अगर हुआ तो रिजल्ट 1 आएगा। ये भी ट्रू फॉल्स जैसा ही रिटर्न करता है, 0 इसके लिए फॉल्स हो गया और 1 इसके लिए ट्रू हो गया। तो ये तो एंड का हो गया। और में क्या होगा कि 0 और नॉन जीरो को ये 1 देगा, नॉन जीरो और नॉन जीरो को भी 1 देगा, तो फिर ये 0 कब देगा, जब दोनों 0 होंगे तब ये 0 देगा। ये हो गया। और नॉट क्या करता है, उल्टा कर देता है। अगर आप 0 का नॉट करेंगे तो 1 आएगा, अगर आप नॉन जीरो का नॉट करेंगे तो 0 आ जाएगा। सिंपल सा 3 रूल है, याद रखिए। आइए अब एक प्रोग्राम देख लेते हैं, समझ में आएगा ज़्यादा। तो आइए अब एक प्रोग्राम के थ्रू देख लें लॉजिकल ऑपरेटर्स। हमने B ले लिया है 0, C और D है नॉन जीरो और E है 0। D को हम लोग -5 ले लें ताकि नॉन जीरो में पॉजिटिव निगेटिव दोनों आ रहा है तो ये इंक्लूसिव हो गया। तो अभी देखिए B 0 हो गया, E भी 0 हो गया, C और D आपका नॉन जीरो हो गया। तो जैसा कि आपको बताया कि B एंड C करेंगे, मतलब जब भी आप एंड ऑपरेशन करेंगे तो उसमें एक अगर 0 है तो रिजल्ट 0। तो B एंड C में कोई 0 है, B 0 है, तो x3 का रिजल्ट आ जाएगा 0। x3 जब आप प्रिंट करेंगे तो आएगा 0। C एंड D, अब इन दोनों में अगर कोई एक 0 है तो 0 आ जाएगा, नहीं C नॉन जीरो है, D भी नॉन जीरो है, तो आएगा रिजल्ट 1। B और C, इसमें अगर दोनों 0 है तभी 0 रिजल्ट आएगा, एक भी नॉन जीरो है तो रिजल्ट 1 आएगा। B क्या है 0, C क्या है 7, एक नॉन जीरो है तो रिजल्ट 1। B क्या है, अब नेक्स्ट देखिए B और E, B भी है 0, E भी है 0, तो रिजल्ट आ जाएगा 0। अभी नेक्स्ट देखिए नॉट। नॉट क्या करेगा, अगर 0 है तो नॉट करने से 1 आ जाएगा, नॉन जीरो है तो नॉट करने से 0 आ जाएगा। तो अपना x5 को हमने
असाइन कर दिया नॉट ऑफ बी, बी क्या है 0, तो 0 को नॉट किया तो 1 और नॉन जीरो को नॉट किया तो 0। जैसे x6 में हमने डाल दिया नॉट ऑफ सी, सी क्या है नॉन जीरो, तो इसको उल्टा कर दिया। ये यहाँ देखिए लॉजिकल ऑपरेटर में सिंपल है कि नॉन जीरो नंबर को 1 ट्रीट करेगा और जो जीरो हैं उनको 0 की तरह ट्रीट करेगा। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में देखिए क्या इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू एंड रिमाइंडर इक्वल टू। क्या होते हैं इसके मतलब और कैसे यूज होते हैं देखिए। हमने दो नंबर ले लिए A15 B2, तो A हो गया अपना 15 और B हो गया 2। असाइनमेंट ऑपरेटर आपने पहले भी देखा है कि अगर आप A इज इक्वल टू बी कर देंगे तो इसका मतलब सिंपल यही हुआ कि B का जो वैल्यू है वो A में जाके कॉपी हो जाएगा, लेकिन B में भी रहेगा, ये सिर्फ एक कॉपी होगा। अब ये देखिए प्लस इक्वल टू ऑपरेटर, जब भी आप देखें A प्लस इक्वल टू बी, इसका सिंपल मतलब ये है कि A इज इक्वल टू A प्लस बी, यानी A में B को ऐड करके A में असाइन कर दो, सिंपल मतलब ये है। उसी तरह से A माइनस इक्वल टू बी हो जाएगा A इज इक्वल टू A माइनस बी, ये हो जाएगा A इज इक्वल टू A इंटू बी, और ये हो जाएगा A इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई बी। नेक्स्ट हो गया आपका A इज इक्वल टू A रिमाइंडर ऑफ B। इसका सिंपल मतलब ये है। बहुत लोग इस तरह से भी करते हैं A प्लस इक्वल टू A, इसका मतलब सिंपल यही हुआ A इज इक्वल टू A प्लस A, एक ही चीज़ है, समझ सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान ऑपरेटर हैं, इनके मतलब आप समझ जाइए। अब जो है हम लोग लास्ट देखेंगे वो है पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दो ऑपरेटर जिनमें लोगों को काफ़ी कंफ्यूजन होता है, पोस्ट और प्री। हमने क्या किया है, 4 वेरिएबल ले लिए A B C D, A का वैल्यू 2, B का वैल्यू 2 और C और D का वैल्यू 0 डाल दिया। अब हम लोग पोस्ट और प्री ऑपरेटर देखेंगे। किसी भी वेरिएबल पे अगर आप वेरिएबल के बाद ऐसे प्लस प्लस लिखते हैं, इसका मतलब हो गया इस पे आपने पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया। अगर वेरिएबल के पहले ही प्लस प्लस लगा दिया तो इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। दोनों केस में क्या होगा, वेरिएबल का वैल्यू जो है वो बढ़ेगा, 1 से बढ़ेगा। यही है इंक्रीमेंट का मतलब, 1 से वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन जो बढ़ने का तरीका है, टाइमिंग कहिए उसको, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो देखते हैं। जैसे हमने किया C इज इक्वल टू A प्लस प्लस, इसका मतलब क्या हुआ, A पे हमने पोस्ट इंक्रीमेंट लगाया तो A का वैल्यू तो बढ़ेगा ही, लेकिन कब बढ़ेगा और कैसे बढ़ेगा वो देखिए, क्योंकि यहाँ पे हमने एक और काम किया है, C इज इक्वल टू A प्लस प्लस, यानी यहाँ असाइनमेंट भी हो रहा है और A पर इंक्रीमेंट भी हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, A का जो पहले पुराना वैल्यू होता है, क्योंकि हमने कहा A प्लस प्लस तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया, तो A का जो पुराना वैल्यू है 2 वो C को असाइन हो जाएगा, तो C का वैल्यू हो जाएगा 2। उसके बाद A कहेगा अब हम बढ़ेंगे, तो A का वैल्यू हो जाएगा 3। तो पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या हुआ, जो पुराना वैल्यू था वो असाइन हो गया, उसके बाद ये बढ़ा। नेक्स्ट आता है B। B क्या कर रहा है कि प्लस प्लस B और असाइन करो किसको, D को। तो इसमें क्या होगा, पहले वैल्यू बढ़ जाएगा, यानी कि B का वैल्यू क्या था 2, तो B का वैल्यू पहले हो जाएगा 3। उसके बाद बढ़ने के बाद ये वैल्यू D में असाइन होगा, तो D का वैल्यू हो जाएगा 3। तो ये देखिए बढ़ा दोनों, A और B दोनों फाइनली 3 हो गया। लेकिन अंतर क्या हुआ, पोस्ट इंक्रीमेंट में पुराना वैल्यू पहले असाइन हो जाता है फिर बढ़ता है, उसी तरह से प्री इंक्रीमेंट में पहले बढ़ जाता है फिर वैल्यू असाइन होता है, इसलिए D 3 और C बेचारा 2 ही रह गया, जबकि A और B दोनों 3 तो हुआ ही लास्ट में। तो पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या कहता है कि भैया पहले जो मेरा पुराना वैल्यू है उसके साथ जो करना है कर लो, बाद में मैं अपने आप को बढ़ाऊंगा। प्री में क्या होता है कि रुको पहले मुझे खुद बढ़ने दो, उसके बाद जो ऑपरेशन होगा वो होगा बस। तो A ने पहले अपने पुराने वैल्यू को दे दिया, फिर वो अपने आप को इंक्रीज किया, इसीलिए C का वैल्यू 2 फिर A का वैल्यू 3 तो लास्ट में हुआ ही। D में क्या हुआ, पहले B का वैल्यू जो है इंक्रीज हुआ, ये कहता है पहले मुझे बढ़ने दो, उसके बाद जो बढ़ के वैल्यू आएगा वो असाइन होगा। तो D का वैल्यू 3 हो गया, इसीलिए B में प्री इंक्रीमेंट और A में पोस्ट इंक्रीमेंट। तो पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट में समझ में आ गया होगा आपको। उसी तरह से अब आप डिक्रीमेंट भी देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं होता है खत्म। अगर आपको मेरा लेक्चर ये अच्छा लगा तो इस चैनल को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए।
आप खुद भी पहले सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इसको फैलाइए ताकि मुझे भी फ़ायदा हो सके।